बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुनो पाकिस्तान के एक नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जनाब नाचीज़ को कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको जनाब सुबह बखैर और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में आमीन। और उज़ैर, हिफ्ज़ व अमान में रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और ये दुआ तो बहुत ही ख़ास है क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी इस वक्त हिफाजत में नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है। और नन्हे नन्हे बच्चे, कल से जब ये हमने खबर पढ़ी और जहाँ पिम्स का वर्ड हम देख लेते हैं, हमारा दिल तो परेशान है, बोझल है। और मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान इस वक्त पिम्स अस्पताल में जो सानहा पेश आया, इसने हमारे निज़ाम सेहत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया है। हर आंख अश्कबार है, हर दिल खून के आंसू रो रहा है। नौमौलूद बच्चों की जी नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी के बायस 14 मासूम जाने जलकर राख हो जाएं। आप इमेजिन करें वो वालिदैन जिन्होंने बरसों दुआएं उज़ैर की होंगी, कितनी दुआएं करके अल्लाह से उन्होंने औलाद जो है वो मांगी होगी और उनको मिली होगी, और वो फिर खुशी भी सारी ज़िंदगी के लिए मातम में तब्दील हो जाएगी। तो कितनी तकलीफ दह बात है, बोलते हुए भी, डिस्कस करते हुए भी रूह कांप रही है एक बार तो। बिल्कुल जी। और जितने भी साहिब औलाद हैं वो किसी हद तक इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वालिदैन का दर्द है उसका एक तो ना अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना बतावा हो सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम गमज़दा वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, दुआ ही हम कर सकते हैं। और जिनकी गोदें अस्पताल इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत की वजह से उजड़ी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। नाज़रीन, नर्सरी में मौजूद हम देखें तो 15 नौमौलूद बच्चों में से सिर्फ एक को जिंदा बचाया जा सका, और वो बचाने वाली भी उसकी अपनी खाला थी जो कि वहाँ पर मौजूद थी। वो किसी नर्स ने जो है उस बच्चे को नहीं बचाया, बल्कि उसकी खाला जो वहाँ मौजूद थी उसने ये अपना बयान भी दिया कि मैंने बचाया, और डॉक्टर जो थे वहाँ से वो अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए थे। इब्तदाई रिपोर्ट और ऐनी शाहिदीन के बयानात में तज़ादात भी सामने आ रहे हैं, जिसने हमारे इंतजामी ढांचे पर संगीन सवालात खड़े किए। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, बयानात भी सामने हैं और बयानात में भी तजाद हैं। और इंतज़ामिया का जी दावा है कि तमाम इमरजेंसी एग्जिट खुले थे और ड्यूटी पर मौजूद अमले ने कार्रवाई की, जबकि दूसरी तरफ वालिदैन और ऐनी शाहिदीन जो हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि नर्सरी के गेट बंद थे, लोग अंदर जाने की कोशिश करते रहे लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने जी रोका। और पिछले 3 सालों में 22 अरब रुपए का बजट हासिल करने वाले मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ये मुजरिमाना गफलत किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं है कि गेट खुला था नहीं खुला था। एक तड़पती हुई माँ अरबाब इख्तियार से जी सवाल करी और सिर्फ हमारे बच्चे जलने थे। वाकई ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे बच्चे चलने थे, और पाकिस्तान में तो उन्होंने शायद पैदा होकर ही उज़ैर गलती कर दी थी जो ये सूरत हाल। और इस आने पर हम देखें तो सियासी और अवामी हलकों में शदीद दुख का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि वज़ीर सेहत के लवाहिकीन के साथ उलझने और ज़बानी एहतसाब के दावों ने लवाहिकीन के गम गुस्से को मजीद बढ़ावा दिया। तो क्या महज सेक्रेटरी सतह के अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़रा और आला हुक्काम बरीउस्सिमा हो जाएंगे? एमरजेंसी गेट क्यों बंद थे? इस तमाम तर सूरत हाल पर, तहकीकात पर और हुकूमती तर्ज अमल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इस्लामाबाद सदाकत अली ने, और सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर शुएब नियाज़ी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सदाकत, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि अब तक की ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं, क्या तहकीकात जो है वो की गई हैं? हम देख रहे हैं कि जो बच्ची बचाई गई उसकी खाला का बयान भी मंजर आम पर आया, जबकि इंतजामिया तो नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस मामले को रफा दफा करने की, दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या कल पिम्स में सुबह 7 बजे के करीब पेश आया, और अफसोसनाक वाक़े में जो है वो नर्सरी में जो 15 बच्चे थे, 15 में से 14 बच्चे शोलों की नज़र हो गए और अब उनके लुक़मा अजल बन गए। ये बड़ी दुआओं के साथ इन वालिदैन ने अपने लिए औलादें मांगी थी, और जो पिम्स इंतज़ामिया है उनकी गफलत, लापरवाही और कोताही की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें नौमौलूद बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। जहाँ तक बात तहकीकात की है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इंतज़ामिया ने, लाजमी बात है, अपने बंदों को तो बचाने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनके अपने बंदे बच जाएँ, क्योंकि अगर वो अपने बंदे उनके नहीं बचते तो लामुहाला जो है वो मुजरमाना गफलत जो है इन पर साबित हो जाती है। जो इब्तदाई जो फायर ब्रिगेड की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई थी उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल कलई खोल दी थी कि वहाँ पर ना तो आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे
और नर्सरी के दरवाजे बंद थे। जब उनको कॉल की गई तो वो कॉल पे जब वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड था उनको उस फायर फाइटिंग के अमल को जो है वो उस फायर ब्रिगेड की टीम को जो है उसने रोक लिया, उसने उनको आगे जाने ही नहीं दिया। मुश्किल जो है वो जो लोग नर्सरी में मौजूद थे उन्होंने वहाँ पर ताले भी तोड़े, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े, उन्होंने शीशे भी तोड़े और वहाँ से जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो बदकिस्मती थी उन मुतासरा ख़ानदानों की कि वो 14 बच्चे जो हैं वो ना बच सके, एक बच्चे को जो है वो बचा लिया गया। बाकी तकरीबन 19 अफराद ऐसे थे जिनको वहाँ से अपनी मदद आपके तहत जो है कुछ फायर ब्रिगेड के अमले ने रेस्क्यू किया, जिनमें 10 ख़वातीन, 7 मर्द और 2 बच्चे शामिल थे जो वहाँ पर अटेंडेंस के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। इब्तदाई जो तहकीकात हैं वो जो तहकीकाती टीम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बनाई है वो कल यहाँ का दौरा करके गई है और उन्होंने अपनी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी है। बस सदाकत, ये मामला भी रिपोर्टों की नजर हो जाना है, इस पर कुछ होना नहीं है। और वही वाली बात है कि हम तवक्को करते रहते हैं इंसाफ मिले और एक सानिया होता है उससे बड़ा सानिया हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा, ये सिक्योरिटी के हवाले से, गेट के हवाले से क्या इंतजामात थे? कहीं कई बयानात आ रहे हैं नर्सरी के जी दरवाजे बंद थे और सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दिया। इब्तदाई रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही है। तो किसको बचाने की कोशिश किसको की जा रही है? देखिए जी, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो अगर ड्यूटी रोस्टर देखा जाए तो ड्यूटी रोस्टर में जो लोग वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी वो सबसे पहले वो जिम्मेदार हैं कि वो अपनी ड्यूटियाँ छोड़कर वहाँ से कहाँ गए हुए थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो अस्पताल के DMS जो नाइट ड्यूटी पर थे उनकी जिम्मेदारी थी। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अपने कमरे में AC लगा कर बैठें और सिर्फ पर्चियों पर साइन करते रहें, ऐसा नहीं होता। DMS की ये जिम्मेदारी है कि वो वार्ड्स में जाए, रात भर वार्ड्स में जाके चेक करें डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला मौजूद है नहीं है, मरीजों को क्या तिब्बी सहूलियात दी जा रही है, मरीजों की क्या सूरत हाल है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बदकिस्मती है कि DMS कागजी कार्रवाई में ड्यूटी पर मौजूद, लेकिन बज़ाहिर जो है वो वार्डों में ना गए, ना उन्होंने किसी को चेकअप किया, ना उन्होंने किसी अमले को चेक किया। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए DMS को जो है वो फिक्स होने से और ED को फिक्स होने से बचाने के लिए इस वक्त ये जतन किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने अमले को बचाया जा सके। ये जो ED का जिक्र किया, अब्दुल कादिर पटेल साहब भी उनका बड़ा तस्करा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल से पहले जब मैं वज़ीर सेहत था, वफाकी वज़ीर सेहत, तो तब भी ये मौजूद थे और सबको हटाया जा सकता, इनको नहीं हटाया जा सकता, इन पे कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होनी। इसकी क्या वजह है सदाकत? इसकी बुनियादी वजह तो यही है जी, इनको किसी अच्छी आशीर्वाद इनको हासिल है, इनके सर पे कोई अच्छा साया है, जिसकी वजह से जो है ना वो डॉक्टर इमरान सिकंदर को यहाँ से तब्दील करना काफ़ी मुश्किल है। ये बात कादिर पटेल साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वो वज़ीर सेहत थे तो उस वक्त भी ये ED ही थे और अभी तक ये मौजूद है। लेकिन इतना बड़ा सानिया होने के बाद इखलाकन जो है, इखलाकी तौर पर ED डॉक्टर इमरान सुल्तान सिकंदर को जो है वो खुद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी गफलत जो है वो उनके बतौर ओहदे के जो है वो हुई है। तो जो जिस तरह के मुस्तफ़ा कमाल ने अपने आप को कहा जी कि मैं अपने आप को सबसे पहले एहतसाब के लिए पेश करता हूं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो है वो ED साहब को खुद ही एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए था कि खुद मुस्तफ़ी हो जाते। लेकिन यहाँ यह है कि अपनी ओहदों को बचाने के लिए दूसरों की जानों पे खेला जा रहा है, बचाने के लिए वाकई दूसरों की जानों के साथ खेला जा रहा है। और ये जो सिचुएशन है काफ़ी ही दर्दनाक भी है, तकलीफ दे भी है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन इब्तदाई रिपोर्ट के हवाले से भी और ग्राउंड रियलिटी क्या उस हवाले से डॉक्टर शुएब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे भी मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं। और जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बात की, जो कहते थे कि अगर किसी मामले पर मिट्टी डालनी है तो आप बस कमेटियों पे लगा दें, और यही वाला मामला हम देखते हैं। कोई भी सानिहा, कोई भी वाक़या हो जाता है, कमेटी तश्कील दी जाती है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है, कोई फॉलो अप भी नहीं रखता कि क्या हुआ। तो इस सानिहा और इस वाक़े के बाद क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है? हुकूमत कोई स्ट्रिक्टली एक्शन भी ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात कि जो कमेटी बनाई गई है वो साबिक सेक्रेटरी दाखिला जो खुद पहले नैब की भुगत रहे हैं और वो शहीद कांस्टेबलान के प्लाट की खुद बुद में मुलविस पाए गए, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। और नीचे जो इमरान सिकंदर साहब हैं, उन्होंने जो कमेटी बनाई है वो उन बंदों पे मुश्तमिल है जो कि इस कल सारी जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो 5 बंदे जो एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वहाँ पे मतलब है कि जिस तरह DMS होते हैं वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने नीचे अपने 4 बंदे उनकी कमेटी बना दी है और उसमें जो अपने देरीना दोस्त जिनका उनका 35-40 साल का ताल्लुक है, डॉक्टर उमर फारूक, उसका सरबराह बना दिया है। आप खुद सोचें कि ऐसी कमेटियाँ बनेगी। और कल जो असलम गौरी साहब को हटाया गया है,
दो हॉस्पिटल हैं पूरे वफाकी हुकूमत के अंडर वहाँ पे इस्लामाबाद में, एक पोली क्लिनिक और पिम्स है, दूसरा जी। शेख ज़ैद का भी आपने हाल देखा ही हुआ है। शेख जी। ज़ैद में पेशेंट ही एडमिट नहीं करते एडमिट ही नहीं तो करते। अब ये बात आ रही है कि चलो सूबों का क्या हाल होगा और मजीद सूबे बनेंगे तो फिर ये तो गवर्नेंस 26 कैसी किलोमीटर होगी? नहीं संभाला गया। संभाला नहीं गया और फिर उस पे झूठ तर झूठ इस तरह बोला जा रहा है। डीन है वहाँ पे रिजवान ताज साहब, उसके नीचे पूरी टीम है। वो मतलब है कि आप बायोमेडिकल की एक टीम होती है। जो कंप्रेसर था, पहले कंप्रेसर का कहा गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो दूसरा जो ऑक्सीजन लेने वाला सिलेंडर था वो फट गया। वहाँ पे ये चीज़ें रखी नहीं जा सकती, डायरेक्ट सेंट्रल सप्लाई अच्छा। होती है। आप कैसे वहाँ पे सिलेंडर रख सकते हैं? सिलेंडर तो आप घर के कमरे में नहीं रख सकते, रख जहाँ पे सकते, मासूम exactly। बच्चे हैं वहाँ पे आप कैसे सिलेंडर रख सकते हैं? True। और मतलब है कि ऐसे और पिम्स इस्लामाबाद जिसको मिसाल बना के पेश किया जाता है और पूरी दुनिया में एज आ मतलब है कि एक शाहकार है पाकिस्तान की हॉस्पिटल्स में। आप म्यू को तो ले सकते हैं कि चलो पुराना बना हुआ हॉस्पिटल, इस्लामाबाद में ये 1985 में न्यू और नई तर्ज पे बनाया गया क्योंकि ये शहर ही नहीं जी। है। इस हॉस्पिटल का ये हाल है कि पिछले दिनों आपने देखा कि वहाँ उसकी एको की मशीन नहीं चल रही थी, हाँ जी। सिटी एनजीओ की मशीन नहीं चल उसमें रही भी थी। वजीर आजम साहब एक्शन ले रहे थे। सर ये एक्शन इनके खिलाफ ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मासूम बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा सानिया है और अगर इस साने से भी हम सबक नहीं सीखते और ऐसी कमेटियां बनाते हैं जो खुद जो कल्परेट हैं वही उस कमेटी का हिस्सा होते हैं तो इस कमेटी का कोई असर नहीं आएगा। अब आप देखें कि अब यही तकरीबन 2.25 साल पहले सानिया हुआ था साहिवाल डीएचक्यू के अंदर, जहां मैडम हमारी सीएम भी गई थी, शॉर्ट जी। सर्किट हुआ था और मासूम बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो वहाँ पे डॉक्टर नर्सों ने कुछ उनको बचाने की कोशिश की, सफोकेशन से कुछ बच गया, कुछ का मसला बन गया। अब उसी की 22 अगस्त की एक वीडियो जो कल से मेरी वायरल हुई है, मैंने लोगों को मतलब इस वजह से जी। दिखाई, हालांकि दिखाने का मकसद ये नहीं था कि खुदा न खासा कोई लोगों की हालत ज़ार पे। ये काफ़ी अफसोस है कि 184 बच्चे और वहाँ के जो डीएचक्यू के डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि डॉक्टर साहब एक 184 बच्चे हैं, ये वीडियो है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं वो हम बेंच पे वो बेंच पे। लकड़ी का बेंच हम देख रहे हैं, उसके ऊपर पड़े हुए हैं 6-7 बच्चे और लिटाए एक हुए डॉक्टर हैं। की ड्यूटी है, एक डॉक्टर की ड्यूटी है 12 घंटे और एक 184 बच्चों को वो कैसे कर सकता है? इसी तरह बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के अंदर 2 बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा गया तो दोनों ऑक्सीजन, जो बड़ा बच्चा था उसने छोटे बच्चे की ऑक्सीजन उतार दी और उसके बाद वो अपनी वेंटिलेटर पे बच्चा शिफ्ट करना पड़ा। तो मतलब ये तो हालात हैं। शुएब, ये बच्चे मासूम फूल अभी दुनिया में आए बेचारे, इनकी तो चीखें भी जो है वो कोई सुन नहीं पा सकता होगा। हम क्यों नहीं इन वाकयात से सीखते और फिर इसके बाद इस तरह से वाकयात हो जाना। अब टेक्निकल रीजंस देखें, वाटर स्प्रिंकलर मौजूद नहीं है जो करोड़ों की नहीं लाखों की लागत में लगाए जा सकते हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी जो इंतजामिया फिर कर क्या रही है वहां पे? क्या देखते हैं कि जी सफाई हो रही है, खाकरों ये अपना जो काम सेहत कर रहे के हैं, दावे, सिर्फ इस हद तक महदूद Exactly, रहते हैं। सेहत के दावे खास तौर पर जो सर करते हैं। आप ना मतलब है कि अगर आप पोली क्लिनिक अब अच्छा उस हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ है, उसके बाद जूं नहीं रुएंगी। मतलब है कि कल रात को मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद था। मतलब अगर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की नर्सरी का विजिट नहीं करने दिया जाता, वहाँ पे मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है कि वहाँ पिक्चर ना बन जाए। इतने वहाँ चलो कह रहे 15 बच्चे थे, वो हमें यकीन नहीं आ रहा कि वहाँ 15 बच्चे होंगे। मतलब अगर डीएचक्यू की उस नर्सरी के अंदर 184 बच्चे हैं तो वहाँ 15 बच्चे कैसे थे? ये तो अभी हकायक जब मंजरे आम पे आएंगी, जब चीजें खुलेंगी। अभी तो एक फौरी तौर पे उसको सस्पेंड किया गया है, वो सस्पेंड हो ही नहीं सकता एज अ सेक्रेटरी, कभी वो सस्पेंड हो ही नहीं सकता, उनका ला ही नहीं है। वो सारी मरात लेते हैं। वो ओएसटी भी नहीं बनाया गया। अगर उसको ओएसटी तो बनाया जाता ना कि वो उस पे रहता कि ताकि उसका कोई मार्क्स करते, उसकी कोई प्रमोशन पे हर्फ आता, उसको कोई रेड लाइन शो किया जाता। ब्यूरोक्रेसी के ये गुलाम है। असल में हमारी जो गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी के सारी चलती हैं। अगर यही अपने पॉलिटिकल लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें तो मेरा पॉलिटिकल लोग बेहतर होते हैं, उन्होंने आवाम को जवाब देना होता है। आज मुस्तफ़ा कमाल को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल का इतना कसूर नहीं है जितना वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन साल से बैठी हुई है। मुस्तफ़ा कमाल 2.25 साल पहले आया होगा, अच्छा उसके अंडर पूरा पाकिस्तान है, उन्होंने पॉलिसियां भी बनानी है, चीजें भी करनी है। अगर एक हॉस्पिटल लेकिन इतना देखे ना, सीनियर सियासतदान है, उन्हें मैच्योर बिहेव तो करना चाहिए कि वालिदैन जो हैं वो मुतासरा बच्चों के वो बाहर खड़े हुए हैं और उनके साथ आप इस तरह से आप अपना बदन बोली देखें, आप अपना लहजा देखें। ये सर कोई जो बात तो यहाँ नहीं पे कोई तरीका तो पावरफुल नहीं है ना बात वो करने का अपने किसी आप से। को जवाब दे समझते ही नहीं है। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जो पावरफुल है वो जवाब नहीं देना। डॉक्टर साहब, हम इस डिबेट में तो खैर ये तो यूजुअली हम पढ़ते ही हैं कि किस पर हमने अब बोझ डालना है कि इसकी गलती थी या इसकी गलती थी। ये रूट कॉज है क्या? मतलब अस्पतालों में जहां आईसीयू में मतलब क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं
ये बच्चे जहां हम रखते हैं वो या इंक्यूबेटर में बच्चे होते हैं, वहां क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, अव्वल तो ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो फिर हम शायद रूट कॉज को पकड़ कर किसी को ब्लेम करने का तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअल में। मैडम सबसे पहली बात ये है कि नर्सरी और NICU जो बच्चों का ICU होता है, और फिर उनके साथ जो एक अडल्ट की टीम का जो बच्चे मतलब 6 माह से बड़े होते हैं और मतलब 12 साल से नीचे नीचे सारे चिल्ड्रन की इमरजेंसी में आते हैं। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि इंक्यूबेटर के अंदर एक बच्चे को रखा जाता है, वो प्री मैच्योर होते हैं। इंक्यूबेटर का मकसद बेसिकली ये होता है कि उनको इस किस्म की हीट दी जाए कि जो मदर के अंदर उनको मिल सकती है और वो मैच्योर हो जाए। ठीक है। इसके अंदर आप 6 बच्चे नहीं रख सकते। खुदा न खासा अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो बच्चे जलना शुरू कर देते हैं, और कई बर्न भी इस तरह से रिपोर्ट होते हैं। एक अगर आपके अंदर, आप इंक्यूबेटर तो ज्यादा कर सकते हैं ना, आपके रूम्स ही होते हैं जिनको आपने नर्सरी का दर्जा देना होता है। आप नर्सरीज की तादाद तो ज्यादा करें ना। अब आप मतलब हालात इस तरह चेंज नहीं हो सकते कि आप एक उसकी इंक्वायरी करें। आप इंक्वायरी उसकी चलो करें जिस तरह भी करें, आप पंजाब के 24 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी नर्सरी की इवैल्यूएशन रिपोर्ट ले लें कि उनकी कैपेसिटी कितनी है और कितने 100 गुना मासूम बच्चे आपने उनके अंदर रखे हुए हैं जिनको बेसिक सहूलत नहीं मिल रही। पीछे मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि बच्चे घर से इस कदर बीमार नहीं आते जो सेप्सिस की वजह से वो इन्फेक्शन लेके वो घर में जाते हैं और उसके बाद वो अपनी वापस गेन नहीं कर पाते। इसका चेक एंड बैलेंस कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। रिपोर्ट जो बनती नन्ही जिंदगियां स्टेक पे हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सर। अब ये सर्विस हॉस्पिटल की नर्सरी का देख लें, यहाँ पे सेप्सिस का आप ये चार्ट नहीं मंगवाएं, इवैल्यूएशन मंगवाएं कि जो बच्चे रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद सेप्सिस का है क्या, और सेप्सिस से ही बच्चों की डेथ होती है। अच्छा। बर्न के बाद भी जिस तरह साहिवाल में हुआ था, बर्न के बाद सेप्सिस होता है। सेप्सिस का मतलब ये होता है कि बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो अगर एक बच्चे इस कदर करीब रखे जाते हैं, अब मेरा एक भाई हो और मेरे उस भाई के बेड पे एक और मरीज आके लेट जाए, उसके पांव वाली साइड पे एक और लेट जाए, मैं शायद वो ना बर्दाश्त कर सकूं। और मासूम बच्चे आपने गठरियों की सूरत में 6-6 बच्चे एक एक बेंच पे रखे हुए हैं, और बेंच मतलब बेड की सूरत में नहीं आता। हाँ, मतलब आप कहीं भी बच्चा गिर सकता है, गिर सकता है। और मतलब है कि वहाँ पे आप डॉक्टर कितने दे रहे हैं आपके पास, आप मतलब है कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में आपने पीड्स की चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपका दुनिया का माना हुआ हॉस्पिटल, इसकी सीटें बढ़ाए ना, वहाँ पे लोग काम करें। अब वहाँ पे लोग काम ही नहीं करते। कितना हार्ड वर्क है कि एक बंदे से 48 घंटे आप ड्यूटी लेते हैं और आप उसका रोस्टर ही इस तरह बना देते हैं। वो बच्चों की क्या केयर करेगा? वो अगर थोड़ा सोया होगा तो किसी की ऑक्सीजन एक मासूम बच्चे की उतर गई, वहाँ पे तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। और जब आप अटेंडेंट को तो अंदर ही नहीं आने देते, उसको तो यही डेथ डिक्लेयर की जाती है कि आपके बच्चे को ये मसला था, आपके बच्चे को ये मसला। ये तो अल्लाह की तरफ से मतलब एक सानिया जब होता है ना, उसके पीछे भी एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि किसी की उंगली कट जाए तो वो शेर ने उसको छोड़ दिया था कि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो वो कहता है कि अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग थी। ये सानिया तो हो गया और इस्लामाबाद में हुआ है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान की कम से कम जो बच्चों की कंडीशन है, जो उनके अंदर सेप्सिस का रेट बढ़ रहा है, उनको बेड नहीं मिलते, इंक्यूबेटर नहीं मिलते, बर्न यूनिट्स नहीं मिल रहे, बच्चों के वेंटिलेटर नहीं है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। अब किसी का अगर मासूर बच्चा है उसके लिए तो वो उतना ही प्यारा है जितना आम बच्चा है। अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप कहते हैं कि इधर हम वेंटिलेटर जो है ना, हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको दे देते हैं, जो जिनके माइलस्टोन डेवलप नहीं हुए तो उनके लिए हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। आप ये चिल्ड्रन की आप एक अगर ना रिपोर्टें भी तो इस तरह बनती है ना कि वही लोग अफसर होते हैं, उनके चहीते नीचे होते हैं, उसको ही वो बना देते हैं। ये सरकारी अस्पतालों में भी हम देखते हैं कि ये इतना कॉन्फिडेंशियल मामला क्यों रखा जाता है कि मतलब जहाँ पे बच्चे एडमिट हैं, जिनकी माओ के लखते जिगर हैं, उन्हें भी वहां पे जाना अलाउ नहीं किया जा रहा होता कि नहीं जी आपने अंदर नहीं जाना। क्या ऐसा इलाज चल रहा होता है जो छुपा रहे होते हैं कि उनके अपने घर वालों को भी नहीं दिखा रहे होते? सर अब देखिए ना, ये यहाँ पे आपके जो नुमाइंदा रिपोर्ट कर रहे थे, गार्ड ने वहाँ पे फायर ब्रिगेड को रोक दिया है। रोका है बकायदा। अगर वो फायर ब्रिगेड को रोक रहा है तो बच्चों के अटेंडेंट के साथ वो क्या हशर करते होंगे? वो जब तक मंथली नहीं देते, कोई 1000 रुपया दे देगा उसको एंट्री की इजाजत मिल जाएगी, कोई 500 रुपया दे देगा। ये मैडम CM ने खुद रिपोर्ट किया उस दिन कि अच्छा जब आप अंदर एंटर होते हैं, आपने बच्चे के पहले तो लोग कपड़े सिर्फ लेके जाते होते थे, अब वो 5000 जेब में लेके जाते हैं कि पहले आया से शुरू होंगे, जब तक आप उस जगह तक पहुंचेंगे। यही दिया जाता है कि 5000 के आपने खुले करवा लेने और 3000 प्रोटोकॉल किसी का नहीं है। और जब खुदा न अगर उसकी बेटी पैदा हो जाए तो फिर उस पर थोड़ा रहम खाया जाता है, उससे कंसेशन की जाती है कि आप 600 रुपया देते हैं, आप ये रेट मुकर्रर है। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह ही नहीं दी जाती।
सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ लेबर रूम में और वहाँ पे लगाया जाता है कि यहाँ पे ज्यादा बख्शिश का अमल ज्यादा है, और यहाँ मोस्टली पे सिक्योरिटी गार्ड ही अंदर पेशेंट को लेकर घूम रहे होते हैं। एक मैडम। बीमार आता है वो तो डबल बीमार होकर इन और मजे की बात यह है कि वहाँ पे सामने ऐलानात हो रहे होंगे बख्शीश देना मना है, कोई भी हो उसको हवाला पुलिस किया जाएगा, और वहाँ जो ऐलान करवा रहा है वही उनका सरगुना होता है। ये हालात और हैं। माएँ जिनके अपने वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑपरेट हुए, सी सेक्शन हुए होते हैं, वो कटी पड़ी होती है, उन्हें कह रहे होते हैं कि आप अपने घर फोन करें और हमसे जरा बख्शिश मंगवाएं, हमारा को ख्याल करें, हमारी शिफ्ट खत्म होने वाली है, हमने चले जाना है। मैं वो शुएब साहब, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, क्या ऐसे हॉस्पिटल में इंतजामात होने चाहिए? अब जैसे आपने कुछ बड़ी जबरदस्त तजावीज़ दी, इनक्यूबेटर आप बढ़ा दें, इस तरह के काम कर लें। अब वाटर स्प्रिंकलर जो है मौजूद नहीं है, आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं है। पता चलता है जी 2017 में 16 में किसी हॉस्पिटल में मशक हुई थी आग बुझाने की, उसके बाद कोई नामो निशान नहीं है। क्या किस तरह के इंतजामात होने चाहिए इतने सेंसिटिव एरिया के लिए? सर सिक्योरिटी का सिस्टम बेहतर बनाया जाए। आप जो इमरजेंसी एग्जिट है ना वो ना बंद करें सिक्योरिटी के नाम पे। इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें इमरजेंसी के एग्जिट बंद थे, जो इनखला होता जी है बच्चे चोरी हो जाते हैं तो भाई वो उन्हें किसने रोकना था? आपने नहीं रोकना वो था। सिक्योरिटी ये नहीं कर पा रहे ना, तो वो उसके आगे लोहे की सलाखें लगी हुई थी, वो एग्जिट बंद थे। एक एग्जिट खुला था जिसको पता ही नहीं था, आपको बताना पड़ता है कि ये एग्जिट है, आपको पता है कि किसी को पता ही नहीं होता। मतलब है कि जब आपने मेन बंद किए हैं, मेन से ही लोगों ने जाना है जो उनको सामने नजर आ रहे हैं। अब अगर मेन हॉस्पिटल्स के अंदर अगर ये मुद्दा है, मतलब पिम्स का हॉस्पिटल इस्लामाबाद एक एलीट और नया बना शहर, अब आप बात जिस तरह आपने कहा कि इनक्यूबेटर बढ़ा देते हैं, अब सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई करें, सिलेंडर बाहर निकालें, आईसीयू से बाहर निकालें, किसी भी जगह अडल्ट से भी बाहर निकालें, वहां पे भी खतरे का है। अभी तो कितने सानियात होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये तो रिपोर्ट हो गया कि कुछ लोगों ने वीडियो बना ली, और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ये हकायक नहीं है। एक नर्सरी के अंदर 14-15 बच्चे कभी भी नहीं होते। इधर 200-200 बच्चा नर्सरी में पड़ा हुआ है, 300-300 बच्चा पड़ा हुआ है। वो बच्चे कैसे पड़े हुए थे? और जो इस खाने का जिम्मेदार निकलता है, हम किसी की तरफदारी नहीं करते, चाहे उसमें जो भी है, वार्ड बॉय से लेके बायोमेडिकल इंजीनियर से लेके अगर प्रोफेसर तक या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डीन जो भी मुलविस है, और जो अल्लाह के कटहरे में तो वो आएंगे। और मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ऐसे जुर्मों की सजा दुनिया में भी देते हैं। अब उनको कटहरे में लाया जाए, उनको जो करारे वाकई सजा वो सस्पेंशन ना हो, टर्मिनेशन ना हो, बल्कि उनके लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल किए डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल अल्लाह के यहाँ तो हिसाब किताब होना है, लेकिन उनसे भी हिसाब किताब होगा जो इंसाफ नहीं करते, जो मुजरिम है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना इसी दुनिया में रहते हुए लोगों का काम है। जो उनकी जिम्मेदारी है उनको पूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि मजीद कुछ और भी हो सकते हैं। और नन्हे नन्हे बच्चे, इस मुल्क में कोई सिक्योर ही नहीं है। मतलब आप किस पर एतमाद करें? एक माँ ने 9 महीने बच्चा पेट में पाला, वो अस्पताल गई, डॉक्टर पे छोड़ दिया कि जी अच्छा ज़मीन पर खुदा है जो आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी जान की हिफाजत करेंगे। आप अपना लख्ते जिगर वहाँ छोड़ आए, और क्या पता कि क्या हो जाएगा। और मतलब आप ये गए और अगले दिन आए और आपको पता चला कि आपका बच्चा झुलस कर राख हो गया है। ये अस्पतालों की सूरत हाल है। फिर वोट मांगने आते हैं, दावे वादे करते हैं। इतने क्या सेंटिमेंट होंगे? बच्चों के कपड़े जो हैं उनकी पैदाइश से पहले लिए जा रहे हैं, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, घर में उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो बच्चे घर तक ही नहीं पहुंच बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स। और हो सकता है किसी को डॉक्टर ने डिक्लेयर किया हो ये आपका लास्ट चांस है, दोबारा आपकी औलाद नहीं हो सकती। मतलब यू नेवर नो कि किसकी क्या कंडीशन चल रही होगी। हम रिपोर्ट बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना फॉलो अप लेंगे, एक साने होगा। और पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा है कि हमें ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, अवाम को खास तौर पर ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है कि बड़े से बड़ा हादसा करके दिखाओ, इनका टेम्परामेंट चेक करो, ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इट्स ओके, फाइनली नेक्स्ट कुछ हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मट्टी झाड़ो, कमेटियां बना दो, रिपोर्ट बना दो। नहीं, अब आवाम सवाल करेगी और हम भी सवाल करें, इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लें, जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ऐसे नहीं हम जाने देंगे। अब इस और हकीकी जो मुजरिम है उन्हें कटहरे में लाना जरूरी है। ये नहीं कि किसी को आप स्केपगोट बना दें और कोई निचले तबके के जो मुलाजिमीन आप उन पर जिम्मेदारी आयद करके खुद बरी जिम्मा हो जाएं जो अरबाब इख्तियार हैं। इस तरह नहीं हो सकता। और खुदारा इस वाक़े को मिसाल बनाए चलें, आप इसको ये आखिरी वाक़या बना लें कि इसके बाद कोई इंसानी गफलत की बदतरीन मिसाल हमें देखने को ना मिले। तमाम हॉस्पिटल्स की जो हालत ज़ार है, जिस तरह से ये यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जाके चेक कर लें, मुख्तलिफ सूबों के हॉस्पिटल्स में आप चेक कर लें, जो बहुत ज्यादा दावे कर रहे हैं कि जनाब हमारे तो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल डेलीगेशन आया, हम विजिट करवाएंगे। वहां पर आप जाके देखें, पेशेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जाता, और जो अटेंडेंट होता है उसको तो आप समझे कि हॉस्पिटल की बाउंड्री से बाहर कर दिया जाता है कि तुमने बाहर बैठ रहा है और बाहर से ही तुमने जो है ना वो सारा अपने फैसिलिटेट करना है अपने पेशेंट को। तो खुदारा इस वाक़े पर होश के नाखून लें, अभी भी जाग जाएं, अभी भी वक्त है।
और बाकी जो जिंदगी है दाव पर लगी हुई है उन्हें भी आप बचा लें। फिर आप और इस कहते हैं जी मौके को पाकिस्तान आखिरी में बना- सरमायाकारी नहीं हो रही, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान में आप बेसिक सहूलियात कहाँ दे रहे हैं? तो फिर बच्चे भी बाहर जाके लोग पैदा करेंगे, हर चीज बाहर जाके करेंगे, तो टाइम आने से पहले हमने तो अब सोच लिया, हर किसी ने शायद ये सोच लिया कि इस मुल्क को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही, इस मुल्क का कोई वाली वारिस तो है नहीं, तो खुदारा कोई होश के नाखून ले ले। अब जैसे कि उजैर भी बता रहा है कि इस वाक्य को आखिरी वाक्य समझिएगा, हमें ना इस बात पर ट्रॉमेटाइज करें कि अगला वाक्य होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। खैर कितना ही डिस्कस करेंगे, हम तो कह ही सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, इस अवाम की हिफाजत करे, हमारी हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के 2 बासलाहियत अफसरान, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर फरहान अली और हाफिज मोहम्मद जमील अशरफ के लिए आला सिविल एजाज़ तमगा इम्तियाज़ देने की मंजूरी दी गई है। और फरहान अली ने मेरा प्यारा और वर्चुअल हम देखते हैं सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के ज़रिए गुमशुदा बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को उनके ख़ानदानों से मिलवाने में बेमिसाल किरदार अदा किया। और फरहान अली ने सिर्फ 4 माह के मुख्तसर अरसे में 175 बिछड़े अफराद को अपने प्यारों से मिलाया, जिनमें 62 बच्चे और 75 ख़वातीन और 38 मर्द शामिल हैं। और मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद बच्चे उनकी काविशों से अपने घरों में वापस पहुँच चुके। और हाफिज मोहम्मद जमील अशरफ ने मेरी पहचान मंसूबे के तहत नादरा और सेफ सिटीज़ की जदीद बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 1 साल में 5298 केसेस को हल करने में किरदार अदा किया। इन केसेस में 2681 नामालूम और लावारिस मैयतें, जबकि 2437 लापता और गुमशुदा अफराद शामिल थे। और आज ये कौम के दोनों हीरोज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स फरहान अली और हाफिज जमील अशरफ। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी तरफ से। बिल्कुल आपका काम भी लाइक तहसीन है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फरहान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि आपने जिस तरह से ये एजाज़ अपने नाम किया, एक तो अपनी वो फीलिंग्स भी बताएं और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि ये एजाज़ आपके लिए क्या मायने रखता है इस पूरी जर्नी के दौरान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है और ये मेरे लिए सिर्फ़ एक एजाज़ नहीं बल्कि इंसानी खिदमत के सफ़र की पहचान है। मैं इसे अपनी पूरी टीम और पंजाब इसका एक तमगा आपको यहाँ भी मिला है, वहाँ भी मिलना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी टीम और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की क़यादत और उन ख़ानदानों का एजाज़ समझता हूँ जिनके बिछड़ों को मैंने उनसे मिलवाया। जब एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तो वो लम्हा मेरे लिए एक एजाज़ से बढ़कर है। क्या खूबसूरत काम आपने किया। वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं आप और ज़बरदस्त ऐसे ही करते रहें। और जमील साहब, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं, एजाज़ात मिलना, फिर इंसानी खिदमत इतनी करना, ये जर्नी के हवाले से भी हमें बताएगा आपके इमोशंस क्या होते हैं जब आप किसी प्यारे को मिलवाते हैं? कोई ऐसा पॉइंट जहां आपको लगता है कि ओ ये तो बहुत ही मैंने कुछ हटकर काम किया है, और फिर एजाज़ मिलना, क्या जज्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी जो है वो काविशें थी, उनको हमारे इदारे ने और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया और फिर फेडरल से भी हमारी जो है वो मंजूरी हुई। तो जब हम काम करते हैं तो जो हमारा काम है, एक तो एक ऐसा नेकी का काम है, जब हम ये करते हैं और लोगों के इमोशंस जो होते हैं, लोग जो है वो ख़ुद हमें जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हौसले का सबब बनता है। और यही चीज़ जो है हमें मज़ीद मोटिवेट करती है कि हम नेक्स्ट जो मज़ीद जो आगे काम है उनको जो है वो जारी रखें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो 17 साल 20 साल से भी जो है वो फैमिली से अलग हुए होते हैं लोग, तो वो अपनी फैमिलीज़ को मिलते हैं, तो वहाँ पर जो एक मंज़र है वो मेरा ख्याल है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मिले जुले तासरात होते हैं लोगों के, कुछ के तो बेयकीनी का जो है आलम होता है, वो तो भूल चुके होते हैं समटाइम्स, और स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो तो नहीं भूलते, और उनका जो एक ना ख़त्म होने वाला एक इंतज़ार होता है अपने बच्चों के लिए, वो जब ख़त्म होता है तो उनकी बहुत दुआएं मिलती हैं। आपका एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये भी है कि हम देखते हैं कि जो लावारिस मैयतें होती हैं, आप उनके वरसा को तलाश करते हैं। एक तो आप ये किस तरह से करते हैं, और हम ये देखते हैं कि किसी ने अपने प्यारे को लहद में उतार दिया तो उसे तो सब्र आ जाता है, लेकिन जिसने ये नहीं किया उसे बिल्कुल कभी सब्र नहीं आता। तो बताइएगा ये काम आप किस तरह से सर अंजाम दें? बेसिकली मेरी पहचान जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो एक महफूज पंजाब का जो विजन है उसके तहत बनाया गया था। इसमें हमने ये कोशिश की कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए
नादरा का जो है इश्तराक किया गया। नादरा हमें जो है अपना डाटाबेस जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा। मेरी पहचान जो सिस्टम है ये नादरा और सेफ सिटी ने मिलकर एक जो है वो बनाया है। इसके थ्रू जो है हम ऐसे जो नामालूम डेड बॉडीज़ मिलती हैं हमें, या ऐसे जो अफराद होते हैं जो खुद से बता नहीं पाते कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कहाँ पर है, तो उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू नादरा के डाटा में से उनको वेरीफाई किया जाता है। जब हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो उस एरिया की लोकल पुलिस होती है उनके थ्रू मैसेज देकर उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाता है और उनको जो है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इन लोगों का जो है वो वहाँ तक पहुँचना होता है। सबसे जो पहले जो इसका तरीक़ाकार था वो पुराना जो तरीका था वो फिज़िकली जो फिंगरप्रिंट्स है वो नादरा को जाते थे। वो एक लेंथी प्रोसेस था, उसमें 20 से 25 दिन लग जाते थे। समटाइम्स कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हालत में नहीं होती थी कि उनको इतनी देर जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। तो बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी जिनको दफना दिया जाता था और बाद में उनकी फैमिली को जस्ट इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि हमने आपके प्यारे को यहाँ पर दफनाया है। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस है मेरी पहचान की बदौलत तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रह गया। तो बहुत ज़्यादा इसका एक इम्पेक्ट आया। स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है वो ऑन एवरेज एक साल में 1000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिलती हैं। तो लाहौर में सबसे बड़ी जो मॉर्चरी है वो म्यू हॉस्पिटल में है, जहाँ पर एक आम तादाद जो रूटीन में होती थी वो 50 से 60 होती थी, क्योंकि वो एक टाइम देते हैं कि किसी तरह अगर फैमिली मिल जाए तो हम उनके हैंड ओवर कर सकें। तो जब हमने ये स्टार्ट किया तो उसके बाद ये तादाद कम हो के अब 10 से 12 तक आ गई है, क्योंकि डेली बेसिस पर जितनी भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं वो डेली बेसिस पर आइडेंटिफाई भी होती हैं और डेली बेसिस पर अपने घरों को जो है उनको पहुँचा दिया जाता है। यानी बैकलॉग नहीं बनता बहुत। ज़बरदस्त। यानी कि जमील साहब आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये एक ज़बरदस्त काम किया और अब इतना लेंथी जो प्रोसेस है अब कुछ ही लम्हों में वो कवर हो जाता है। अच्छा फरहान साहब, जिस तरह से 400 से ज़ायद आपने बच्चों को मिलवाया, बिछड़ों को मिलवाना एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा अमल है यकीनी तौर पर, और ये सारे केसेस आपके दिल के करीब ही रहे होंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे लम्हात, कोई एक ऐसा केस होता है जो दिल को छू जाता है और हमेशा याद रहता है कि वो ये लम्हा कभी नहीं मैं भूल सकता। चैलेंजिंग भी बड़ा रहा। जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत चैलेंजिंग था और मेरे लिए तो सारे ही केसेस है ना बहुत वो थे जो है ना, इसमें मैं जब बच्चे मिलते थे ना वालिदैन से तो बहुत खुशी होती थी। जो सबसे ज़्यादा कुछ माह बाद या कुछ सालों बाद मैंने जैसे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 19 साल बाद भी एक बच्चे को मिलवाया। अब देखो वो बच्चा छोटा सा था जब वो आया, 5-10 साल का था और वो जा रहा है 20-25 साल का हो, तो वो लम्हा तो बहुत खुशी के होते थे। अब मैंने चले एक केस बताता हूँ, 15 साल बाद बच्चे को मिलवाया मैंने। अब उस बच्चे की जो वालिदैन ने, हमने अपने सोशल मीडिया पेज था मेरा प्यारा, क्योंकि वो अपना एड्रेस नहीं बता पाता था। जैसे कोई बच्चा एड्रेस बताया तो वो क्लू बेस पे हम उसको ना फील्ड में जाकर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। पर हमने सोशल मीडिया अपना पेज पे ना उनकी तस्वीर और वीडियोस अपलोड की। वालिदैन को लगा कि हमारा है, वो मेरे पास आए पुरानी तस्वीर लेके और फिर वो ना उसके बॉडी के निशान बता रहे हो, निशानियाँ ये हैं, तो वो सारी मैच कर रही थी। तो हम फिर एक प्रोसेस और भी करते हैं, क्योंकि ना इसमें कोई गलती ना हो जाए, डीएनए भी करवा लेते हैं। तो हमने फिर वो डीएनए का प्रोसेस किया, वो भी मैच कर गया। तो वो माँ के जो खूबसूरत मनाजिर थे ना, वो रो रही थी और खुशी के आंसू थे और वो उस ज़मीन पर सजदा रेज हो गई और वो दुआएं दे रही थी इदारे को और मुझे। तो वो लम्हा बड़ा ही अच्छा, आपको खुद आंसू आ जाते हैं। मुझे तो अब वो मंजर याद आ रहा है। आप नौकरी नहीं है, आप चुने गए हैं इंसानियत की खिदमत के लिए और आप बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बिल्कुल करते रहना चाहिए। हमें याद पड़ता है कि पहले कुछ साल पहले की बात है, कोई बच्चा गुम जाता था तो वहाँ पोस्टर्स लगाए जाते थे, वालिदैन दीवाना बार जाके इलाके में कई पूछ रहे होते थे कि इस बच्चे का हुलिया ये है। तो अब तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया टेक्नोलॉजी के जरिए। जमील, आप हमें बताइए, एक और मेरी पहचान के तहत बड़ा ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं। मतलब कोई डेमेंशिया का शिकार है और वो अपना रास्ता भूल गया, उसे पता नहीं है, घर जेब में कोई पर्ची भी नहीं है जिसमें कोई एड्रेस हो, नंबर हो। इसके अलावा फिर कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ भी मिलती हैं जिस तरह से आपने कहा कुछ नाकाबिल शनाख्त होती हैं, बायोमेट्रिक नहीं उनका लिया जा सकता। उनको फिर आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उनको उनके वरसा के हवाले किस तरह से करते हैं? बेसिकली ये जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने ये जो सिस्टम बनाया, ये बड़ा ही एक मरबूत निज़ाम है। इसमें अगर किसी केस में किसी एक जगह पर डेफिशिएंसी नज़र आ रही होती है तो दूसरी साइड से कोई डिफरेंट टेक्निक से उसको जो है वो कवर किया जा रहा होता है।
जैसे फरहान ने बताया कि बच्चों के केसेस हैं या जो बूढ़े अफराद हैं जो बता नहीं सकते, तो उनको हम जो है वो बायोमेट्रिक के थ्रू वेरीफाई कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर कोई फ़र्द बायोमेट्रिक के थ्रू नहीं हो रहा होता, तो उसमें कोई ना कोई हिंट अगर हमें मिल जाए, कोई ना कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी जो टेक्निक्स होती हैं, अब जो अल्जाइमर और डायमेंशिया के पेशेंट्स हैं स्पेशली, इनमें जो है क्योंकि ये ऑन रोड आते हैं, ऑन रोड जो है कहीं ना कहीं से घूमते फिरते आते हैं, तो हमारे जो फेशियल रिकॉग्निशन के कैमरास हैं, इनमें इनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है। जहाँ पर कैमरास में ये मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी जो है वो हिस्ट्री बना ली जाती है, तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जमील, अब वक्त थोड़ा सा कम है, फरहान और आप जमील अब दोनों ज़रा लास्टली ये बता दें कि जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई बच्चा गुम जाता है, वालिदैन किस तरह से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप भी जमील बता दें कि अगर आपसे मुतल्लिका लोगों को सर्विसेज हासिल करनी है तो किस तरह से वो आपको एक्सेस कर सकते हैं। मैसेज भी पेरेंट्स के लिए खास तौर मैं वालिदैन को यही मैसेज दूंगा कि पहले तो बच्चों का ख्याल रखें, रशी एरियाज़ में ख़ास तौर पे लारी अड्डा स्टेशन पे जब जाते हैं, और बच्चा घर से जब घर से बाहर जाता है ना, और उसे काफ़ी देर हो गई है, नहीं आया घर, तो उसे फ़ौरन तलाश करें, क्योंकि ना वो अगर घर से दूर निकल जाए तो फिर तलाश करना मुश्किल रहता है। और कोई मेंटली चैलेंज बच्चा है तो उसके बॉडी पर या उसके ड्रेस पर कोई है ना नंबर या ड्रेस स्टिच करें, ताकि ना किसी को भी मिले तो वो घर तक पहुँचा सके। ज़बरदस्त। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप 15 पे कॉल करें, और हमारे वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में ना रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो उसमें हमारा एक सिस्टम है, टेक्नोलॉजी बेस है, AI बेस है, तो हम प्रॉपर उसकी ना तलाश शुरू कर देते हैं, उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश। इस पे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने जो एक ओवरऑल जो सिस्टम बनाया है, उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि वो लोगों की सहूलत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म रखा है 15। किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म का जो है वो अगर कोई इशू है, तो वो अगर 15 पर जब कॉल करते हैं, तो जो हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो खुद ब खुद जिस इदारे के, जिस डिपार्टमेंट के लिहाज से वो वर्किंग होती है, वो उस तक इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद पहुंच जाती है। अब कहीं से अगर कोई बच्चा मिला है या कोई बूढ़ा शख्स मिला है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो लोग उसको डील कर रहे हैं उनके पास वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और ऑटोमेटिकली उसकी जैसे ही तस्वीर वगैरह सिस्टम में डाली जाती है, तो जो प्रीवियसली रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जो मिसिंग पर्सन है, सिस्टम खुद ब खुद उनके साथ उसको मैच भी करता है, खुद ब खुद हमें जो है उनके हुलिया को मैच करके बताता है कि अगर वो ऑलरेडी हमारे पास रिपोर्टेड है, कहीं से मिसिंग हुआ है। तो 15 बेस्ट सोल्यूशन है इस सारे मसाइल के लिए। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और हमारे हीरोज़ हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और बड़ी खुशी हुई, और आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी वाकई, और इतना खूबसूरत काम नाजरीन ये लोग कर रहे हैं, और जिसका वाकई अब तो कहना बनता है कि वाकई दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये वो मिसालें हैं जो वाकई असल में इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, बढ़ के क्या इबादत हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वक्त है नाजरीन ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता और आलमी मईशत के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ईरान और ओमान के दरमियान आबन हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी के फ्रेमवर्क और बारूदी सुरंगों की सफाई पर इत्तेफाक हो गया है, जिसका मकसद महदूद पैमाने पर महफूज बहरी आमदोरफ्त को मुमकिन बनाना, और दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बजाय इकनॉमिक डी-डे के तहत 60 कंपनीज और बहरी जहाज़ों, डिजिटल असासों, सोना और हवाबाजी के शोबों पर सख्त इक्तसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया है। उधर ईरान ने खबरदार किया है कि अगर खित्ते के ममालिक अमरीका की इक्तसादी जंग में शामिल हुए तो आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील रोक दी जाएगी। UAE के बरक्स सऊदी अरब, कतर और ओमान अमरीकी मुहिम में फौरी शामिल होने से कतराते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के 8 सिफारत खानों में खाली कराया गया अमला दोबारा तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे जाहिर होता है कि फिलहाल दोबारा जंग का खदशा कम हो गया है। इस तमाम सूरत हाल और सिफारती पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अहमद सईद साहब ने, वाइस एडमिरल रिटायर्ड हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी पर इत्तेफाक को आप कितनी बड़ी सिफारती और मौशी पेशरफ्त समझते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम उज़ैर महम, मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। एक्सक्यूज मी। वो इसलिए कि अभी जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और इंटीरियर मिनिस्टर 24 तारीख को ईरान गए थे,
तो वहाँ पे बेसिकली 4 मेजर पॉइंट्स थे जिसके ऊपर बातचीत हुई, और उसके अंदर ये था कि एक तो डीएस्केलेशन किया जाए और एक्सटेंशन की जाए तकरीबन 2 वीक की, ताकि बातचीत को दोबारा शुरू किया जाए। ठीक है। दूसरा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे चूंकि ऑलरेडी एक टेक्निकल नेगोशिएशन ओमान ने ईरान को भेजी हुई थी, और उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जिनको अमेरिका की तरफ से भी मेरे ख्याल में उनको एग्री किया गया है। तो उस हवाले से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वहाँ पे उसको खोला जा रहा है, और उसी हवाले से ये बातचीत हुई है। और जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर काफ़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन इसके इन ल्यू ज़ाहिर है अमेरिका को भी कुछ चीज़ें फोरगो करनी है, जिसके हवाले से सैंक्शंस का अपलिफ्ट करना है, और साथ ही साथ उनका जो ब्लॉकेड है उसको लिफ्ट करना होगा, और उस हवाले से भी बातचीत अभी चल रही है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी खुशाइंद बात है कि दोबारा ये जो एक बीच में ब्रेकअप हुआ था उसको दोबारा इट हैज़ बीन पुट बैक ऑन ट्रैक। तो बेसलाइन वही है जो 14 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, जिसके ऊपर एग्री हुआ था, तो उसी हवाले से भी आगे बातचीत चलेगी। सो फार तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ें, और इनके ऊपर आगे बातचीत। बाकी ये जो सैंक्शंस के हवाले से अमेरिका ने कुछ ऐलानात किए हैं, ये मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन की टैक्टिक्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डाई डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ना ही कोई कंट्री इसको अबाइड बाय कर रहा है। ना सिर्फ ये कि गल्फ के कंट्रीज, बल्कि बाहर भी जितने कंट्री हैं जिनको के प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद फ़ोन किए हैं, वहाँ से भी रिलक्टेंस है कि इस तरह की कोई चीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या किसी एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू नहीं आई, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत लो है मेरे ख्याल में। चलें, ये तो देखना होगा कि अब आगे क्या हो सकता है इस पर। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने इलाकाई मसाइल के हल के लिए रीजनल कोऑपरेशन की बात की है। आपको पाकिस्तान, कतर और ओमान का क्या किरदार नज़र आ रहा है, और ये क्या कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? देखिए, इसको मेरे ख्याल में इसका जो बैकड्रॉप है वो तो जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, क्योंकि जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तशरीफ ले जा रहे थे ईरान के ट्रिप पे, तो उस वक्त भी ये काफ़ी बातें चल रही थी कि इसके हवाले से भी, चूँकि ईरान का सॉफ्ट कॉर्नर है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पहले भी जब ये बना था सिलसिला फर्स्ट ये 8 अगस्त को, तो उनका जो बयान था बड़ा इनकरेजिंग था, और उन्होंने कहा था कि रीजनल फ्रेमवर्क फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रीजनल सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड। तो उस हिसाब से आई थिंक ये उनकी हो सकता है आगे चल के वो भी इसमें अपने तौर पे इसमें किसी ना किसी हवाले से आ जाएं। तो ये एक रीजनल फ्रेमवर्क मल्टीपोलैरिटी में मेरे ख्याल में इस एरिया को स्टेबलाइज करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा, और उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रंप ने मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने का बयान दिया है। इसके साथ साथ हम पिछले कुछ अरसे से ये देखते आ रहे हैं कि नए सुप्रीम लीडर की पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है। दोबारा एक नई वीडियो भी मंजर आम पर आई है। इसके पीछे आपको ईरान की क्या हिकमत अमली नजर आती है? क्या मैसेज देना चाह रहा है? देखिए, जो सुप्रीम लीडर की जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, या उनका जो ओहदा है, वो ईरान की हिरार्की में एक बहुत प्रोमिनेंट हैसियत रखता है। तो उस हवाले से ये चेमे गोइयाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी हिफाजत इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, और उनको बिल्कुल सेक्लूडेड रखा जा रहा है। इवन अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट पेज़ेशकान की जो पिछले दिन मुलाकात हुई, वो भी बहुत अरसे बाद हुई। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चेमे गोइयाँ जो करने हैं, सिलसिले हैं उनकी हेल्थ के बारे में या इस तरह की, तो उसका ज़्यादा ताल्लुक सिक्योरिटी से है। क्योंकि अमेरिका को एक चीज़ तो है कि अमेरिका पे एतबार करना ईरान की तरफ से किसी हवाले से भी, वो उन्होंने ये बारहा इस चीज़ का जिक्र किया है कि ना इजराइल और ना ही अमेरिका पे वो किसी तरीके से एतबार कर सकते हैं। तो इसी हवाले से चूंकि एक दफ़ा उनकी सुप्रीम लीडर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो इस हवाले से आई थिंक उनकी सिक्योरिटी और सारे सिलसिले बहुत ज़्यादा टाइट रखे हुए हैं उन्होंने।
अच्छा अहमद साहब, जिस तरह से आप पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पाबंदियों की बात की गई है अमेरिका की जानिब से, ये उस तरह से पॉसिबल नहीं है और सख्ती भी आएगी, लेकिन ईरान पर एक प्रेशर डालने के टैक्टिक्स तो किए जा रहे हैं। इन केस लेट्स सपोज के हो जाता है और जो खलीजी ममालिक है अगर वो भी शामिल हो जाते हैं, तो ये कितना असर अंदाज हो सकता है, और अगर हो जाता है तो अब्न हुर्मस की क्या फिर कंडीशन होगी, तेल की तरसील पर इसके क्या असरात होंगे? महम थोड़ा सा बीच में कटिंग हुई, काइंडली आप दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे? अहमद साहब, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप कह भी रहे थे कि पाबंदियों की बात हुई है तो इतना इस पर गौर नहीं किया जाएगा या इतना पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा ये काम होता हुआ, लेकिन इन केस अगर हो जाता है, खलीजी ममालिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं और एक प्रेशर बिल्ड होने के बाद मुआशी तौर पर अगर हम देखें ईरान को निशाना बनाया जाता है, तो अब्न हुर्मस के हवाले से क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं? तेल की तरसील कितनी मुतासिर हो सकती है? देखिए, ईरान का तो बड़े पहले दिन से ये उनका मौक़िफ़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, एक तो हिस्टोरिकल क्लेम उनका है इसके ऊपर, दूसरा ये है कि उनकी मुल्की सालमियत के हवाले से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कभी भी अब आइंदा आने वाले वक्तों में बिल्कुल आज़ादाना तौर पे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो न्यूट्रल ट्रेड है, जो कि वहाँ पे सिर्फ तजारती हवाले से शिप्स ने आना और जाना है, उसके हवाले से उन्हें कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल में 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनकी गुफ्तगू के, और उसी हवाले से आगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मिजाज बनेगा मैनेजमेंट के हवाले से, वो इन्हीं 3 ही पिलर्स के ऊपर ही होके आएगा। बाकी जो फ़ी का है, फ़ी शायद आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ख़त्म कर दे, ईरान भी इसको शायद ख़त्म कर दे, जैसे जैसे उनको वॉर रिपरेशन चार्जेस या उनकी सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, या उनको जो उनके एसेट्स फ्रीज हुए हैं उनको अगर अनफ्रीज कर दिया जाता है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ईरान ज़्यादा ईज आउट करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को। सही। डॉक्टर साहब, आप खलीजी ममालिक की बात कर लें तो उनकी तरफ से ईरान पर जो अमरीकी पाबंदियां हैं, जिनका ऐलान भी किया गया है, बातें भी की जा रही हैं, जितना उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया खलीजी ममालिक ने, अब आप क्या रद्दअमल देख रहे हैं इन पाबंदियों पर? क्या ईरान को तनहा करने की अमरीकी पॉलिसियां जो हैं वो कामयाब हो सकेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी अब कारगर साबित नहीं होंगी, क्योंकि देखें अमेरिका इन टोटलिटी डिफीट हो चुका है इस पूरे महाज के अंदर। अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो कोई एक ऑब्जेक्टिव, अगर चेंज ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ नहीं हो पाई, अगर आप उनके न्यूक्लियर एसेट्स की बात करें, वो शिफ्ट करना था वो भी नहीं हो पाया, उल्टा ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी जो उनके हाथ से निकल गया। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ईरान के ये सैंक्शंस या जो भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ उनके इंटरनल फ्रंट के लिए है। बाकी इसका असर जो है ईरान के ऊपर, वो किसी तौर पे भी मैं नहीं समझता कि ईरान को उनके जो अभी स्टेट है, जितनी स्ट्रॉन्ग वो नेशन अभी खड़ी हुई है और जितने अच्छे तरीके से वो अपने नेशनल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, कौमी मफादात का, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ईरान इज़ नॉट गोइंग टू गिव देम एनी इंच। सही, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। और वाकई जी एक प्रेशर बिल्डिंग तो है अमेरिका की जानिब से, और मुआशी तौर पर जब इस तरह की बात की जाती है तो पूरा खित्ता इसकी लपेट में आता है, और अगर अब्न हुर्मस को कुछ होता है, टारगेट किया जाता है और तेल की तरसील बंद होती है, तो ये तो सारी सिचुएशन पूरी दुनिया ने ही देख ली है कि हर मुल्क इसकी जद में आता है, और फिर पाकिस्तान में भी पेट्रोल प्राइसेस हाई हो जाती हैं। वैसे तो कुछ हो या ना हो, पेट्रोल प्राइसेस हाई ही रहती हैं पाकिस्तान में। उन्होंने तो वो कहते हैं टेस्टर लगा के चेक कर लिया कि ये इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, अब इससे नीचे या इससे ऊपर आप भी देखें, कुछ अच्छी खबर तो आई है कि ओमान और ईरान जो है इस मामले पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि आर्जी तौर पर जो है वो कुछ हिस्सा बहरी राहदारी का खोल दिया जाए, लेकिन असरात हम तक पहुंचेंगे उसके या नहीं पहुंचेंगे, ये देखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इस सारी कंडीशन में चलें, एक उम्मीद की किरण है, नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए। ये तो हम रोज़ ही वैसे कहते हैं, लेकिन सालिसी का किरदार अदा करने वालों ने फुल कोशिशें कर ली हैं। पाकिस्तान का भी जैसे कि हम कहते भी आ रहे हैं कि बड़ा कलीदी किरदार है, तो वी होप, उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं। प्रोग्राम में अब जी आगे बढ़ते हैं, और गुज़श्ता हफ्ते वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंतहाई ख़तरनाक और फाल बैनुल अक़वामी नेटवर्क बेनकाब किया था, जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी। कार्रवाई के दौरान 258 गैर मुल्की शहरी हिरासत में लिए गए थे। छापे के दौरान डिजिटल शवाहिद के साथ साथ हैरान कुन तौर पर वियतनाम की कानून नाफिज करने वाली एजेंसी की असल वर्दियाँ और मोहरें भी बरामद हुई। और अब दौराने तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि SECP में IT बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी की
आड़ में ये गैर मुल्की बाशिंदे ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि रोमांस फ्रॉड, मालियाती धोखाधड़ी और फहश मवाद की ऑनलाइन फरोख्त जैसे संगीन साइबर जराइम में मुलव्वस निकले हैं। तफ्तीश में होने वाले इन अहम इंकशाफात के बाद जहां 138 गैर मुल्की मुलज़मान के खिलाफ पीका एक्ट और फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, वहीं वजारत दाखिला ने कार्रवाई करते हुए 284 गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख करके उन्हें 15 दिन में मुल्क बदर करने का फैसला किया है। इस तमाम तर मामले पर सुनो न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल ने खुसूसी रिसर्च भी की है, रिपोर्ट्स भी तैयार की है। चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी सयाहती वीज़ों पर पाकिस्तान आकर इस बड़े गैंग का हिस्सा बने और पाकिस्तान की धरती को साइबर क्राइम का उन्होंने अड्डा बनाने की कोशिश की। तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल सुनो न्यूज़ तारिक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का, वेलकम। बड़ा आपने ज़बरदस्त इस पर काम भी किया है और हम तो समझ रहे थे कि लोग बैरून मुल्क से मौश के लिए पाकिस्तान आएंगे, मौश की तलाश के लिए, लेकिन ये तो किसी और मकसद के लिए यहाँ पर आए। लेकिन ये अच्छा है कि ये पकड़े गए। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में होने वाली बड़ी रेड और NCCIA की जो कार्रवाई है, इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? किस तरह से ये लोग जो है NCCIA के रडार पर आए और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या सबूत थे? जी बिल्कुल, देखिए अभी इसमें मामला ये था कि सबसे पहले NCCIA को इत्तला मिलती है और NCCIA में जो है वो कार्रवाई करता है, तो उन्हें पता चलता है कि कुछ गैर मुल्की हैं जो एक निजी सोसाइटी में कायम एक प्लाजा के फ्लोर पर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वो वहाँ कार्रवाई की जाती है। तो वहाँ से जो चीज़ें जो है वो कब्जे में ली गई हैं और जिन इक्विपमेंट को वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें जब खंगाला गया तो पता ये चला कि वो गिरोह जो था वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जराइम में मुलविस है और वो फौश मवाद की तैयारी जो है वो वहाँ पर की जाती थी और इसी तरह उस मवाद को जो है वो फरोख्त भी किया जाता था, लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता था और लोगों को जॉब के बहाने से या ये कहा जा सकता है कि जॉब का लालच देकर वहाँ बुलवाया जाता था, उसे ट्रैप भी किया जाता था। तो NCCIA ने जब इसके ऊपर कार्रवाई की तो उन्हें जो है वो वहाँ से गिरफ्तार किया गया और फिर चूँकि तादाद उनकी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए उसी जो प्लाजा का जो फ्लोर था उसे सब जेल करार दिया गया और वहीं पर उन्हें रखा गया, जिसके बाद जो है वो FIA एक्टिव हुई और FIA ने जो है वो तहकीकात शुरू की। तो पता ये चला कि ये जो लोग थे ये मुख्तलिफ ममालिक से आए थे और इनमें जो है वो ज़्यादा तादाद जो है वो चाइनीज़ की थी जो वहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद थाई बाशिंदे थे और इंडोनेशियंस थे। जब ये सारी डिटेल्स जमा हुई तो इब्तदाई तौर पे तो इनके खिलाफ कार्रवाई और तहकीकात जारी थी, इनको जो है वो डिपोर्ट करने के हवाले से फैसला किया गया। तो ये तादाद जो है वो 250 से ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद जो है वो फिर इसके ऊपर मज़ीद काम किया गया और जिस तरह जब उनसे तहकीकात हुई उन्होंने इंकशाफात किए, उन्होंने मज़ीद जगहों के बारे में बताया। तो उसके बाद इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में I-10-3 में जो है वो कार्रवाई की गई, वहाँ से गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ से कॉल सेंटर बंद करवाया गया और फिर उसके बाद इस्लामाबाद के एक और सेक्टर में कार्रवाई की गई 11 में, वहाँ पे कॉल सेंटर करवाया गया और हाल ही में यानी 48 घंटे पहले एक कार्रवाई G8 सेक्टर में की गई है। वहाँ से इत्तला, उस कार्रवाई की इत्तला मिलते ही वहाँ पे मौजूद 2 गायब हो चुके थे, लेकिन जो यानी कि तारिक साहब एक तफ्तीश करते करते मजीद मतलब तफ्तीश की गई तो ये गिरोह इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है कि इस तरह से एक्टिव है कि जगह जगह कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जैसे उज़ैर ने भी कहा कि ज़रिया मौश के लिए शायद लोग पाकिस्तान आते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जाती है, चले जी अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए आप दीगर ममालिक में जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक सेफ प्लेस है ऐसे लोगों के लिए कि जो आते हैं यहाँ पर, ऐसे लूप होल्स हैं, उनको क्या ऐसे क्राइटेरिया नजर आते हैं कि लोग पाकिस्तान में आकर इस तरह के जराइम करते हैं? इनिशियली इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता और ये कब से एक्टिव है? देखिए, जो इनके पास से जो दस्तावेजात मिली हैं तो उनके मुताबिक जो है ये पाकिस्तान आए थे, तो इनमें से किसी के पास भी वर्क परमिट नहीं था। ये पाकिस्तान सिर्फ विजिट वीज़ा पर आए थे और यहाँ आके इन्होंने ये काम शुरू कर दिए। इनमें से अक्सर जो ये जो बाशिंदे थे गैर मुल्की,
इनके वीजा भी एक्सपायर हो चुके थे और इनके पास दस्तावेजात भी नामुकम्मल थी। इनमें से जो खास तौर पे जो ये सारे इसे एक खेल कहा जा सकता है, इस घिनौने खेल में जो मुलविस थे उनमें से कुछ अफराद को जो है वो गिरफ्तार करके उनसे जब तहकीकात की गई है तो वहाँ से पता ये चला है कि ये गिरोह पूरे पाकिस्तान में सरगर्म है। और फिर सबसे बड़ी बात उसमें ये सामने आई कि मुख्तलिफ इदारे यानी हमारे अपने जो इदारे हैं, जो इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी लोगों के नाम बताए गए जो इनके साथ मिले हुए थे, जो इनके साथ ताउन कर रहे थे, जिसके बाद एंटी करप्शन भी एक्टिव हुई, FIA भी सरगर्म थी। तो इन्होंने कार्रवाई करके 3 लोग जो है वो गिरफ्तार किए, उनसे भी तहकीकात जारी है। तो इस गिरोह को आप ये समझे कि पूरे पाकिस्तान में जो सरगर्म गिरोह है इसका बेनकाब किया गया, ना सिर्फ बेनकाब किया गया बल्कि इसका कमा किया गया। और अब जो है वो एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई है कि वो पूरे पाकिस्तान में इस गिरोह से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करेंगे और मजीद जो ऐसे गैर मुल्की यहाँ मौजूद हैं जो इस घिनौने कारोबार में मुलविस हैं उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा और उनसे तमाम जो है वो शफायत बिल्कुल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी किया जाएगा और जो मकामी सहूलतकार हैं जो चाहे किसी इदारे के अंदर है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऑपरेशन जारी है। अच्छा तारिक साहब, हमें ये भी बताइएगा कि छापे के दौरान वियतनाम पुलिस की वर्दियां मिलना, सरकारी स्टैंप्स का मिलना, ये भी बड़ा हैरान कुन है। इस आलमी फ्रॉड नेटवर्क के ताने बाने मिलते कहाँ से हैं आखिर? देखिए ये इसके हवाले से जो है वो जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं और जो हमारे ज़राए बताते हैं उनके मुताबिक कि ये इसमें जो सबसे ज़्यादा सरगर्म थे वो चीनी बाशिंदे थे और उनके ज़रिए जो है वो दीगर ममालिक के लोग भी वहाँ पर उनके पास आए हुए थे जो दस्तावेजात एक्सपायर जिनके पास से बरामद हुई हैं और वो बड़े इत्मीनान से और तसल्ली से ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है या उन्हें खौफ नहीं है कानून का। लास्टली बता दीजिएगा कि इनके टैक्टिक्स क्या हैं, ये झांसा कैसे देते हैं ताकि अवाम भी अंडरस्टैंड कर सके, उनको भी समझ आ सके कि क्या क्या कुछ हो रहा है और किन चीजों से बचना है। देखिए जो इब्तदाई तहकीकात के दौरान जो पता चला और जो इसमें FIA वाले बताते हैं उनके मुताबिक कि ये जॉब का यानी मुलाजमत का झांसा देकर लोगों को अपनी तरफ रागिब करते हैं और उसके साथ साथ उन्हें जो है वो मुख्तलिफ फ्रॉड में इब्तदाई तौर पे उन्हें रकम का लालच दिया जाता है। यानी जैसे हमारे पास डबल शाह का एक गेम पहले चलता रहा, इब्तदाई तौर पे फायदा देते हैं और फिर उसके बाद उन्हें घेर कर अपने इस मकरू धंधे में शामिल कर लेते हैं। यानी कि पैसों का लालच दिया जाता है, हर तरह का झांसा दिया जाता है, ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, तो इससे आपने बचना है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। और तहकीकात में जी ये सब कुछ है और पाकिस्तानिया अलर्ट हो जाए, जहां आपको लगे कि कोई जॉब ऑफर कर रहा है ऑनलाइन, आपके पास कोई इतना आपको सगा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस तरह से आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी, मैं तो जानता भी हूँ, इस तरह के बहुत सारे इदारे भी हैं जो काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ नाम बदल के वो कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में कर रहे होते हैं। और तरीकेकार क्या है, वहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप 2-4 लोग जो हैं आप मजीद उनको इन्वॉल्व करें, वो भी इतनी पेमेंट जमा करवाएं, फिर ये होगा, फिर आगे से आगे जनाब सर्कल चलेगा। तो ये सब जो है फ्रॉड है। इस तरह की कोई भी ऑफर अगर आपको आती है तो आपको समझ जाना चाहिए। तो हम एक फ्रॉड डिस्कस करें ना, ये रोमांस वाला फ्रॉड भी बहुत ज्यादा आम है। कोई आपको झांसा दे रहा है ऑनलाइन, आपको प्यार मोहब्बत के दावे कर रहा है, मैं यहाँ ले जाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, खुदारा इनसे बचें। ऑनलाइन ये सारे स्कैम से आपने बचना है और ये इतना बड़ा ग्रोह जो अगर सरगर्म है तो इनको वाकई कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे ये कि पाकिस्तान को भी अब थोड़ी सख्तियां करनी चाहिए। बाकी ममालिक का हम सुनते हैं ना वीजा पॉलिसी में सख्ती हो गई, ये हो गया, ऐसे इजी तौर पर आसानी से वीजे नहीं और ये लोग भी हम शायद यही समझ के आए थे कि ये सेफ हेवन होगा उनके लिए। और यहाँ पर जो उनके अपने मुल्क में कवानीन है, अगर वहाँ पे वो पकड़े जाएंगे तो उनके साथ बड़ा बुरा सलूक होगा और यहाँ से पकड़े गए तो क्या हो जाएगा, डिपोर्ट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए शायद उन्होंने इस मुल्क का इंतखाब किया, लेकिन वो शायद गाफिल थे कि जनाब इस मुल्क के जो इदारे हैं वो भी एक्टिव हैं और वो भी तमाम मामला पर नजर रखे हुए हैं और इसलिए ये गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जा रही हैं और नेटवर्क जो है वो पूरे मुल्क पे हैं। तो आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद कार्रवाइयाँ भी होंगी
लेकिन मौसम में जनाब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर कार्रवाइयाँ? क्या होने वाला है? अभी तो गर्मी की कार्रवाइयाँ, सूरज की कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, बहुत हम हद देखी से। नहीं जा रही, हमें देखी बताएं। नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं की जा रही, लेकिन चले जहाँ मुश्किल होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। तो कब है आसानी, देख के बताएं जरा। मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा, अभी बस बर्दाश्त करें। थोड़ा सूरज जो है वो तेवर दिखा रहा है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे बारिशें हैं, कहीं बारिशें और बारिशों की वजह से थोड़ा सा हब्स भी है, लेकिन दर्जा हरारत क्या है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप तसल्ली रखें, और अगर कोई प्लान करें टूर वगैरह तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर और है। इत्मीनान दिलाएं हमें। इत्मीनान नाज़रीन, मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि शिमाली इलाकों में मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं मौसम खुश्क और बाद दोपहर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और दर्जा हरारत गिलगित का हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा है 28 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दो में टेम्परेचर 19 से 11 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम खुश्क और यहाँ बादस दोपहर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 और मिनिमम 22 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 32 और कम से कम 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। यहाँ पर सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत की अगर हम बात करते हैं पेशावर की, तो पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 38 और कम से कम 27 डिग्री तक जा सकता है। और अगर सवात का रुख करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 और मिनिमम 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है। ताहम बालाई अजला सवात, कोहिस्तान, बटग्राम और चित्राल में यहाँ भी बादस दोपहर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर नज़र दौड़ाएं तो सूबे के बेशतर अजला में यहाँ भी मौसम गर्म और मरतूब ही रहने का इम्कान है, जबकि बागों के शहर लाहौर चलें तो लाहौर में हम देख रहे हैं पारा 40 से 29 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 26 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मुल्तान में मैक्सिमम टेम्परेचर देख रहे हैं हम 42 और मिनिमम 31 डिग्री तक रहने की तवक्को है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मौसम मुतदल रहने की तवक्को है। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के मौसम की। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं। कोयटा में पारा 35 से 17 डिग्री के दरमियान रह सकता है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। वादी मेहरान हमेशा की तरह आखिर में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि सुबह सिंध, यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में दर्जा हरारत 33 से 26 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 और मिनिमम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। तो जनाब मौसम का तो किस्सा मुख्तसर यही है जो हमने वेदर बताने से कहा था कि बर्दाश्त अभी थोड़ा सा अभी सब्र करना पड़ेगा आपको, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब 15 सितंबर के बाद जो मौसम है उसमें कुछ तब्दीली बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो फिर इंतजार के अलावा कोई इंतजार ऑप्शन भी करें नहीं और है। ब्रेक ले लें। देखते रहिए हमारे साथ पाकिस्तान। रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मामूली बात या पास रखी चीज़ भूलने लगती है। मोबाइल हमने कान में लगाया होता है और हम कहते हैं
मोबाइल किधर है, या किसी एक आम काम पर तवज्जो देना भी मुश्किल सा हो जाता है। और हम में से बेशतर लोग इसे महज थकन या बढ़ती उम्र का तासुर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये हमारे असाबी निज़ाम और दिमाग की जानिब से भेजी जाने वाली एक अहम अलार्मिंग कॉल होती है, जिसे ब्रेन फॉग या दिमागी धुंध कहते हैं। और इस वक्त 60% से ज़ायद अफराद मुसलसल तनाव, गैर मुतवाज़न ग़िज़ाइयत और ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ब्रेन फॉग का शिकार हो रहे हैं, जिसमें से हम भी शामिल हैं। हम भी बिल्कुल, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा मसला रिमोट्स का होता है। मेरे साथ मोबाइल का होता है। मेरा मोबाइल किधर है? कान पे लगा हुआ है। स्टैट्स ये बताते हैं कि जो अफराद रोजाना 6 से 8 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, इनमें दिमागी सुस्ती की शरह आम लोगों के मुकाबले में 40% ज़्यादा देखी गई है। क्या ये भी ब्रेन फॉग की एक वजह है? और ब्रेन फॉग की असल तिबी वजूहात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह इसको पहचान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और हमारी रोज़मर्रा की जो आदत हैं, हमारी डाइट है, लाइफस्टाइल है, उस पर ये किस तरह से असरअंदाज होती है? इन्हीं तमाम सवालात पर और इनके कुदरती हल के लिए चलते हैं बिला ताखीर। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। बहुत शुक्रिया नईमा आपा, आपके वक्त का वेलकम। थैंक यू। नईमा आपा, ये स्मोक का सुनते हैं, फोग का सुनते हैं, और वो भी माहौल के हवाले से ही सुनते हैं, लेकिन ये ब्रेन फोग ये क्या चीज़ है और इसकी क्या अलामत है? जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, और इसका हल जो है वो चुटकियों में है, अगर आप चाहें तो। ठीक है ना? जिससे ये ब्रेन फॉग आपने पूछा ये है क्या, ये वही है जो ऐसे आप बता रहे थे कि मुझे रिमोट का मसला है, वो बता रही मुझे मोबाइल का मसला है, मैं बता रही हूँ कि मुझे स्टडी का मसला है, कि मैंने ये पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया, अच्छा फिर मैंने इसको स्टिकी नोट्स लगाने हैं, फिर मैंने देखना है, फिर मैंने लिखना है। यही ब्रेन फॉग है। आप बोल कहीं रहे हैं, मैं सुन कहीं रही हूँ, ठीक है, वो दिमाग जो है ना, हमारी बॉडी चल रही होती है, दिमाग कहीं और होता है। ठीक है, ये देखिए कुदरत ने बहुत बड़ा खजाना, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ा था। ये अखरोट जो है, वॉलनट अखरोट जो है, इसमें कुदरती अल्लाह ताला ने देखिए चीजें हमें दे के भेजी हैं, हमारे आने से पहले, सॉरी दे के भेजी नहीं, हमारे आने से पहले मौजूद है। देखिए दिमाग की शक्ल है। अगर मैं अब आपको ना ब्रेन फॉग के ऊपर, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो बहुत लंबी स्पीच है। ठीक है, कि ब्रेन फॉग मैंने बता दिया, ये होता है नींद की कमी की वजह से मेन। ठीक है, नींद पूरी लें, बिल्कुल लें, लेकिन जिस तरह अब आपने बताया ना, माहिरीन बताते हैं कि 8 घंटे नींद, इसमें लोग क्या करते हैं कि 2 घंटे दोपहर को सो लिए, कोई 4 घंटे रात को सो लिए, 2 घंटे असर के बाद सो लिए। ऐसे नहीं है, ये एक आपने डीप स्लीप लेनी है। एक्चुअली नींद की अगर हम बात करें, जो नींद है ना, वो हमारी बॉडी की रिपेयर सर्विस है। ठीक है ना, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, बट उसका टाइम जो हमें दिया गया था वही रात का इशा से तहज्जुद तक, वही हमारी बॉडी का रिपेयर सर्विस टाइम है। अगर आप ले लेंगे तो आपकी मशीनरी ज्यादा देर तक चलेगी, अगर नहीं लेंगे फिर यही मसले होंगे, इधर रखा था, कहाँ रखा था, कौन क्या कह गया, कैसे कह गया, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या नहीं पढ़ा था। एंटी क्लॉकवाइज आपने नहीं चलना, क्लॉक जैसे चल रही वैसे ही, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को जो एक मुफीद टोटका देने लगी हूँ, वो किस लिए है, वो सिर्फ जो आज का स्पेशल टॉपिक है ब्रेन फॉग। ठीक है, ब्रेन फॉग एक्चुअली देखिए इसका सब सिम्टम है। मैं भी इसका क्या कहते हैं कि उसको शिकार क्या कहते हैं, विक्टिम कहते हैं ना शिकार को। हाँ, मैं भी को ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम शिकार हैं। हम शिकार हैं, कोई बात नहीं, बंदा भूल जाता है। ठीक है, मैं खुद भी इसका शिकार होती हूँ कि जब ज्यादा जाग लूं, जब ज्यादा पढ़ लूं, ज्यादा काम कर लूं, तो मुझे भी यही होता है। तो मैंने अब पिछले दिनों ये फील किया, आप जाएंगे ना किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डेफिनेटली डॉक्टर देखे बैठे हैं इन चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए, वो पढ़ के आए हैं इधर तक, बट ये है कि जो वो कहेंगे मेडिसिन तो आपने मेडिसिन खानी है, लेकिन मेरा काम है नेचर के करीब लाना, मेडिसिन से बचना। तो एक बड़ा ही आसान टोटका है, टोटका कितने का, 15 रुपए का लगा लें आप आज। ठीक है ना, आज 15 रुपए का लगा लें, ठीक है, क्योंकि जरा सी महंगे हैं, जरा से महंगे हैं। 3 अखरोट आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। कैसे कि 3 अखरोट आपने डेली इस्तेमाल करने हैं, एक टाइम पे करने हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपके स्टमक में गर्मी है, मैदे में जलन होती है, तो आप इसको रात को भिगो दें, सुबह नहार में खा लें, वो पानी भी पी लें। अदरवाइज ये है कि रात को आप इसको खाएं और साथ में दूध पी लें, खा लें और दूध पी लें। मैंने ये नहीं कहा कि दूध में पका लें, ठीक है ना, खाएं और दूध पिए। सिर्फ आप 1 हफ्ता करके देखें, आपको एक तो नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो ब्रेन फॉग वाला मसला है ना, कि जहर कहीं बोल रहा है, आपका कहीं जवाब दे रही है, ये मसला एटलीस्ट ठीक हो जाएगा।
ये मैंने खुद फील किया कैसे अच्छा, अब यहाँ सॉरी आपको कट करी हूँ, एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, कुछ लोग खाते हैं उनके मुंह पे छाले बन जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम होती है? यही मैंने जैसे अर्ज किया ना कि जिनके मैदे में गर्मी है वो भिगो के खाएं, ठीक है ना, जिनके मैदे में गर्मी है। देखिए सबसे बड़ा जो आपका एक है ना लेबोरेटरी, वो आपकी बॉडी है, वो आपको बता देती है ये वो कुदरती चीजें हैं माहम के जिनके अंदर नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। exactly. अब हम देखिए कॉज पे मैंने बात कर ली है, एक अब मैं नींद पे बात करूंगी। नींद 3 तरह की है। एक तो नींद का कभी भी एक जो पुरानी मिसाल है ना, ओल्ड इज गोल्ड, जिस तरह मैं बोलती हूँ कि नींद सूली पे भी आ जाती है, ऐसे ही है ना। नींद का एक टाइम है, वो उस टाइम पे आती है, लेकिन क्या है कि हम इग्नोर कर देते हैं, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। आप जिस वक्त नींद आए देख लेना, इशा के बाद हर बंदे को, जो सुन रहे हैं वो भी, आप सब भी, हर बंदे को नींद आती है, हर बंदे को एक लम्हे के लिए नींद आती है, लेकिन ये जो है ये सोने नहीं देता। तो प्लीज इससे दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। मैंने एक टोटका आप लोगों को दे दिया, आपने 15 दिन करना है। मैंने इसका क्या फर्क देखा, जब मुझे ज्यादा नींद मेरी इकट्ठी हो जाती, मुझे है ये मसला, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है अपने काम करती हूँ, मेरे काम इस नोयत के हैं, तो मुझे क्या होता था कि इस तरह ना दिमाग में यूं लगता था जिस तरह कोई वाइब्रेशन सी हो रही है। अच्छा। तो इसके कंटिन्यू इस्तेमाल से जो कि मैंने आज तक नहीं छोड़ा, फिर अभी तकरीबन 2-3 महीने से, जाहिर सी बात है जब मुझे फर्क पड़ा है। इससे फर्क क्या पड़ा, मेरा वीएन क्लियर हुआ, मेरे बाल अच्छे हो गए, क्योंकि लोगों के लिए काम करती, मेरे अपने पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है। तो ये इस तरह का ये काम किया जिससे मुझे मेरे ब्रेन मेरा रिलैक्स हुआ, तो मेरे बाल अच्छे हुए, मेरी आंखें बेहतर हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वीएन क्लियर हो गया। और साथ में नींद वाला मसला जो था वो एकदम से आपको होता है ना, एक करंट सा फील होता है, वो नींद की कमी की वजह से होता है। कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी नहीं है, अपने आप को रिपेयर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी वजह आती है ड्राइनेस, ठीक है। ड्राइनेस को भी ये दूर करता है। अब मैं आपको ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। आज 15 रुपए वाला टोटका मैंने दे दिया, मैं दोबारा फिर आती हूँ 5 रुपए पे। वो क्या है, मैं दोबारा फिर 5 रुपए पे आती हूँ। वो 250-300 साल पुराना टोटका है, ठीक है। हाँ जी, और इतना आसान है, और जो पुराने लोग सुनेंगे वो यकीनन समझ जाएंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। लेकिन जेनजी के लिए, आप लोगों के लिए मैं तो करती हूँ, तो मैंने अपने लिए बताया। इस सब गोल का देखो छिलका आप लोगों ने सुना है, इस्तेमाल यही होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं स्पेशल जो लेके आई हूँ, नींद की कमी, सुनिएगा जरा, ठीक है ना। आपका हाजमा, ठीक है, कॉज बनता है जो, ठीक हो गया ना, ड्राइनेस। फिर साथ में क्या है, एक सोचों का तूफान। जैसे आंखें बंद की, बॉडी लेट गई, लेकिन सोचों का तूफान कैसे आता है, जब आपको नींद नहीं आ रही होती। जैसे आप लेटेंगे, नींद आ जाएगी तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आज मैं लेके आई हूँ इस सब गोल साबित बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। ये इस सब गोल, ये इसका छिलका है, ठीक है। ये इस सब गोल साबित है, ठीक है। अब आपने 21 दिन का ये टोटका करना है अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। ये कोई 250-300 साल पुराना मैं टोटका बता रही हूँ। अच्छा, करना क्या, मैं हाथ पे डाल के दिखाऊंगी इसको। बिस्मिल्लाह, क्या बात है। 5 रुपए का टोटका, 5 रुपए। ये देखिए इतना सा, कितना बनाया, ये तकरीबन 1 चम्मच खाने वाली, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या, इसको जरा नोट करें। गाय का दूध हो, ठीक है, शर्त है, देखिए इलाज के तरीके से होगा, ठीक हो गया ना, कॉम्बिनेशन है। गाय का दूध हो, ठीक। असर के टाइम आपने सिंपल 1 चम्मच उसके अंदर ये डाल के रख देना है, ठीक है। रात को जब आप सोने लगे इशा के बाद 9 बजे, ज्यादा 9 बजे, 9:30 बजे, आजकल के दौर में हम 10 बजा देते हैं, चले, तो आपने उस वक्त पे ये करना है कि 1 चम्मच देसी घी, उसके अंदर 3 काली मिर्चें डाल लें, या आप 1 लौंग डाल लें, या आप 1 इलायची डाल लें, आपकी मर्जी, ठीक है। कोई भी एक, तीनों में से 1 डाल लें। डाल के जब वो थोड़ी सी उसमें पक जाए, देखिए ना कि जरा सी ऊपर आ गई है, 1 चम्मच घी के अंदर फौरन से ही आ जाएगी, लो फ्लेम पे। आपने वो दूध मिक्स करके उसके अंदर डाल देना, ठीक हो गया। इसकी ना खीर पकेगी, अच्छा, खीर की तरह पक जाएगा, ठीक हो गया ना। इसके अंदर गुड़ डाल ले, मीठे के लिए जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, जैसे मैं हूं, मैं तो नहीं डाल सकती कुछ भी, लेकिन डालना गुड़ है, हनी, चीनी, शक्कर कुछ नहीं, सिर्फ गुड़ डाल लें। और रात को सोते हुए वो खीर खा के आप लेट जाएं। आपका सर, अगर आप कहते हैं कि हम याद करते हैं, हमें याद नहीं होता है, हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, हमने इससे बात की, मैं भूल गया, मैंने फलां चीज फलां जगह रखी थी, मैं भूल गया, इंशाल्लाह 21 दिन आप करके देखें, आप देखेंगे कि कैसा जादू होता है। आप देखेंगे कि क्या हैरान कुन इन कुदरती चीजों के अंदर अल्लाह ताला ने जो कुदरती फायदे रखे, हम इनको छोड़ के हम जरा मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगाते हैं। तो प्लीज मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, मैं कहती हूँ नेचर की तरफ आ जाएं। आइंस्टाइन बन जाएंगे। आइंस्टाइन हैं आप, हम सब आइंस्टाइन है, ठीक है ना। जैसे मेरे जैसी एक आम सी घरेलू खातून, एक सादा से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, आप लोगों के पास आगे बैठी, मेहनत की है ना। अच्छा, आप इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक थेरेपी बताऊंगी, ठीक है। ये आप लोगों के सामने रखा, वैसे चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है। सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर नींद के लिए। वो पूछेंगे कैसे,
आप सेब का इस्तेमाल करें तकरीबन असर के बाद, बताते हैं ना कि सुबह, लेकिन मैं नींद के लिए बता रही हूँ कि आपका हाजमा ठीक होगा, आपका गट क्लीन होगा, आपको नींद वैसे ही अच्छी आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगली चीज देखिए, ये है, अक्सर बताती हूँ, बहुत पहले भी सुना होगा लेकिन रिपीट कर देती हूँ फिर, कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल नीम गर्म करके आप, अगर आप इस वाले टोटके के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ आप लोगों के पास कॉल्स आएंगी। ठीक है ना, कि जिंदगी आसान हो गई है ये कि आप लोगों ने नीम गरम जस्ट सिंगल ऑयल, और कोई चीज नहीं डालनी इसमें, नीम गरम ऑयल करके सर में डालना है, और सर में डालने के बाद हाथों पे लगाना है और सर की चंपी करनी। सर के कुछ प्रेशर पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, मैं ठहरे, मैं माहम को इधर एक मिनट ये तजुर्बा आज मेरे पे होगा। चले, मुझे तो आज नींद आने वाली है उज़ैर, मैं सुकून से सोने वाली। ठीक है ना, आपने तेल डाल लिया है, तेल डाल के आपने नीम गरम सर का मसाज कर लिया, चंपी नहीं करनी, रगड़ना नहीं है। ठीक है, बाल उतर जाएंगे क्योंकि बाल बहुत कमजोर है। आप ना ये देखिए 3 पॉइंट है, 1, ठीक है, इसको ठीक हो गया, इसको प्रेस करना है तकरीबन 8 से 10 बार। फिर हमारे सर का मिड आता है, आपने एक हाथ इधर रखा और एक इधर। माहम, मुझे सिर्फ आप ये बताएं अभी कि आपको फौरन से ब्रेन के अंदर एक वाइब्रेशन फील हुई है कि हुई है ना? ठीक है, इसके बाद रिलैक्स फील हुआ, हाँ फील आती है, ना चाहते हुए आएगी। अच्छा, आपकी आंखों को सुकून मिल रहा है, आंखों को सुकून ऐसे लगा है जैसे पता नहीं ये क्लाइंट बन गई मेरी। ठीक है, अच्छा, अगली चीज क्या है, 1, 2 और फिर पीछे जहाँ पे हमारी ये दोनों वेन्स हैं, ये 3। हम अब बताओ फील हुई? शोल्डर्स पे आपा बड़ा सुकून मिल रहा है। मिल गया, 5 मिनट करें। 5 मिनट का। ठीक है, ये 3 प्रेशर पॉइंट है जो आप लोगों ने लाजमी अपने प्रेस करने हैं। ठीक है, आप देखें उसके बाद जिस तरह माहम को, अभी माहम कहीं और चली गई थी, एग्जैक्टली आपा, ऐसा लगता है कि आप बड़े रिलैक्स, हिप्नोटाइज हो गए। आज आपने कर लिया। ठीक, अच्छा जी, अब सारी चीजें हो गई हैं, अब आप लोगों को मैं एक बिल्कुल 0 रुपीज में, ठीक है, वाह, 15-5 0 से मैं आ गई हूँ। अब आप लोगों को मैं वो एक और, जिस ये भी मैंने थेरेपी बताई, एक और मैं ब्रेन की थेरेपी बताने लगी जो मैं अक्सर औकात करती हूँ। आपने करना क्या है, कोई गोली नहीं, कोई चीज नहीं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, चीजें अवेलेबल नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह पे है, तो आपने अपने दिमाग को उन सोचों से कैसे हटाना है, अभी कर लें बेशक। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 गिनती गिननी, कितने तक, 300 तक। 300 तक, ओके, 300 तक गिनती सीधी गिने। 300 से जैसे कि 299, 300, 300 से आप वापस आ जाएं, 299, 298, 297, ऐसे। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा जो सोचों का तूफान है आपका, वो आपको बार बार आप कर नहीं पाएंगे। ये मैं शर्त लगा के कह रही हूँ। आप लोगों को सुना होगा, आपने क्या बता दिया, 1 2 3 हम गिन लेंगे, नहीं, 150 तक पहुंचेंगे, आप वापस जाएंगे, आप 200 तक पहुंचेंगे, फिर आप वापस जाएंगे। इससे क्या होगा, जो सोचों का तूफान है वो दूर हो जाएगा, और आपने सिर्फ 300 तक गिनती सीधी, और 300 तक वापस नहीं गिन पाएंगे, 150 तक पहुंचेंगे, आप सो जाएंगे। बड़ा आपने एक जगह फोकस कर दी। और खंडरों में भी अगर आप है ना, आपको कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप ये तो कर ही सकते हैं। 300 तक गिनती, और मैं कहती हूँ कि आप देखें कैसे बेधड़क होके आप ये मरहलावार आप कर सकेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकेगा। नहीं होता है नहीं, मैंने ये किस लिए बताया कि अक्सर औकात क्या होता है, जब मेरी आंखें बंद होती, मेरे फार्मूले चल रहे होते, मेरे टोटके चल रहे होते, बिल्कुल, आपका माइंड डाइवर्ट करना जो है ना, वो सोचों का जो तूफान है उससे निकलना जरूरी है। माइंड को डाइवर्ट कैसे करें, 150 तक गिनेंगे, फिर वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े जबरदस्त टोटके हैं। और वाकई मैं तो बड़ी रिलैक्स हो गई हूँ। ज़हर आप ही ब्रेक ले लें, मैं तो फुल नाज़रीन, वाकई ये वाकई ऐसा होता है कि मैजिकल नुस्खे हैं और काम भी किए। और हम एक और भी हमारे गेस्ट हैं जो बड़ा मैजिकल काम कर रहे हैं, उनका भी जिक्र कर रही है, उनसे भी बातचीत करने लगे, तो अब आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत काम कर सकती हैं। वाकई रिलैक्स तो मैं हो गई हूँ। ब्रेक को कैंसिल करते हैं और डिजिटल दौर की बात कर लें, और सोशल मीडिया के दौर की अगर हम बात करें, तो फोटोग्राफी अब जी महज एक मशगला नहीं रही, बल्कि ये एक मुनाफा बख्श बैनुल-अक़वामी करियर भी बन चुकी है। और आज हमारे साथ मौजूद भी होंगे मारूफ शख्सियत हैं बहुत ही, और जिन्होंने पाकिस्तानी वेडिंग कल्चर और इवेंट फोटोग्राफी को आलमी सतह पर पेश करके अपना लोहा मनवाया है। और हम बात कर रहे हैं मारूफ ग्लोबल इवेंट्स एंड वेडिंग फोटोग्राफर फैज़ान अशरफ की, जिनका सोशल मीडिया पर जी बहुत चर्चा है और बड़े इनके माशाल्लाह से फॉलोअर्स। फैज़ान नाम के लोग तो वैसे ही नाम रोशन करते हैं, तो जनाब इनकी फैन फॉलोइंग जो है उसकी अगर हम बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो वो नंबर भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा, सही है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। लेकिन वैसे आपको बता देते हैं कि इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 6 लाख से ज़ायद उनके सब्सक्राइबर हैं। और ये इस बात का सबूत है, ये इसलिए हम कोट कर रहे हैं कि लोग उनके काम को बड़ा पसंद करते हैं। और डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो या फिर बैनुल-अक़वामी इवेंट्स को अपने कैमरे की आंख से महफूज करने का ये सफ़र जहां इंतहाई दिलकश है,
वहाँ आज के नौजवानों के लिए भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह रिवायती सोच से आप हटकर जदीद टेक्नोलॉजी, कैमरे और सोशल मीडिया के जरिए लाखों रुपए, करोड़ों भी महाना कमा सकते हैं। तो एक कामयाब वेडिंग फोटोग्राफर बनने के लिए किन सलाहियतों की जरूरत होती है और इस फील्ड में नौजवानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल इवेंट्स एंड वेडिंग फोटोग्राफर फैजान अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया फैजान आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइए कि सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमने बताया भी है कि आपके वो सोशल मीडिया पर बड़ा पसंद किया जाता है, आपकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो इतने आपके मदाएं आपके काम के, किस तरह से जब वो आपको सराहते हैं कितना अच्छा आप महसूस करते हैं, कितना फिर आपको अपने काम में और दिल करता है? कितने सालों की मेहनत है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सुनो टीम, और आप दोनों का भी शुक्रिया, माहम और हमारे साथ जो हमारे को उज़ैर मलिक। एक्चुअली मैं हाँ जी उमैर भी। सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लाइक इस फील्ड में, प्रोफेशन में, और लाइक मुझे 15 से 16 ईयर्स हो गए मैं प्रोफेशनल फील्ड में। और लाइक अभी तो ज़ाहिर बात है डिजिटल आ गया हुआ है, सोशल प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा, लाइक रील्स का ट्रेंड आ चुका हुआ है, आप रील प्लस फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे जस्ट आपको फ़ोटो ही पोस्ट करना होता था फेसबुक एंड जस्ट इंस्टाग्राम पे। और लाइक उसमें यह है कि मेरी थोड़ी क्रिएटिविटी, आपको फोटोग्राफी में आपको क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी जो है ना वो मस्ट चाहिए होती है किसी भी काम के लिए, और आप अपने काम के साथ कितना सिंसियर हैं और उसको कितना सीरियस लेके चलते डिग्री हैं। भी या एक्सपीरियंस? जी डिग्री भी है, और सेकंड ये कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो हैंड्स ऑन वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ पे। सही ज़बरदस्त। अच्छा फैजान, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का अब तो दौर चल चुका है और इंटरनेशनली भी बहुत सारे आप इवेंट्स कवर कर चुके हैं, तो रुझान क्या पाया जाता है? क्योंकि सोशल मीडिया ने एक हाइप तो क्रिएट कर दी है कि शादी हुई है और अगर चर्चा नहीं हुई है और फोटोग्राफर ने ऐसी पिक्चर्स नहीं लगा दी जो जगह जगह फैल जाए, तो फिर वो कोई पिक्चर्स ही ना हुई। तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये कितने चैलेंजिंग बनते जा रहे हैं? ये है कि आप अच्छा काम पोस्ट करें, ट्रेंडिंग भी होता है। दूसरा ये है कि हमें तो आपको पता है भी, जब आप इंस्टाग्राम पे अच्छा काम पोस्ट करते हैं और जिसका प्रॉपर आपकी ऑडियंस लाइक कर रही होती है और फिर रिकमेंडेशंस में भी आपका पेज आ रहा होता है। और इसी तरीके से अगर आप सपोज कि आप एक जगह पे इवेंट करते हैं इंटरनेशनल, जैसे मैंने दुबई में इवेंट किए हैं, यूके में हैं, और डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे इवेंट्स भी चल रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि आपको एक रिकमेंडेशंस में जा रहा होता है और फिर एक किसी क्लाइंट का काम अच्छा हो, फिर उसके बाद मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि लाइक रील्स पे भी मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं, इवन के फेसबुक पे भी, हर प्लेटफॉर्म पे भी ना काफ़ी अच्छे हमारी उस पर रीच आ रही होती है। तो हम लोगों का ये होता है कि जब हम काम करने कहीं पे जाते हैं तो उसको पहले हम लोग इस चीज़ को लाइक पहले प्री वर्क करते हैं कि हमने सुबह जाके ना इस कपल के साथ ये एक्ट करना है, एक प्रॉपर लाइक अपना घर से ना होमवर्क करके जाते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि माजी में देखा जाए तो फोटोग्राफी को एक मामूली मशगला समझा जाता था, वो भी समझा जाता था। नई नस्ल के लिए इसमें एज अ कैरियर अगर इसको लेकर चलते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर हम देखें तो कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं नौजवान इसमें मिनिमम? इनकम की बात करें तो अभी जैसे हमारे प्रोफेशनल फील्ड में ना हमारे गैजेट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, क्योंकि उसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये है कि बिगनर, क्योंकि हमें पहले से प्रोफेशनल कैमरास लेने हैं, और अभी जैसे मिररलेस की सीरीज़ है, पहले एक टाइम पे सेमी DSLR था, DSLR था, और अब मिररलेस सीरीज़ आई है। तो अभी लाइक उसको आप जो है ना मिररलेस सीरीज़ के लाइक इक्विपमेंट, हमारा गैजेट लेंस हो गया, कार्ड्स, लाइक एवरीथिंग बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली है। अगर तो ये थोड़ा सा डाउन आती है तो फिर लाइक लोग जो हमारे, अब मेरे से भी स्टूडेंट्स काफ़ी सीख के जो बाहर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो सीख के गई हैं, क्लासेस मेरे से लेके गए हैं, मेल स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये है कि अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अब तो ये हो चुका हुआ है कि माहमा को बता चल के फोटोग्राफर इतने ज़्यादा और इवेंट्स कम होते हैं, और इवेंट्स कम होते हैं, फोटोग्राफर ज्यादा हो गए, फीमेल्स भी बहुत ज्यादा हैं, मेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। लाइक आप किसी भी सिटी में चले जाए ना, मेल्स और फीमेल्स फोटोग्राफर बहुत ज्यादा है। लेकिन फैजान किसी इन्फ्लुएंसर के साथ एसोसिएट हो जाए तो बड़े फायदे भी लोग बड़ा हासिल कर पाते हैं। ये मैंने बहुत वो तो है, लेकिन जी आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ अटैच हैं, बस आपके ठीक है जी, आपको वो टैग्स आते रहेंगे, आप कोलैबोरेशन में पोस्ट करते रहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं ना, तो प्रोफेशनल में
फिर आपको आपके इंटरनेशनल ऑडियंस है वो फिर आपके प्रॉपर अच्छा, प्रोफेशनली देखें तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? स्किल्स के साथ साथ इक्विपमेंट्स का कितना किरदार है? मतलब हाई फाई लेंस होने बड़े इंपॉर्टेंट है। हम देखते होते थे जब हम अपने दौर में फोटोग्राफी सीख रहे थे तो चलें जी एक DSLR काफ़ी है। अब जितनी टेक्निक आ चुकी हैं वो कितना एनहांस करती हैं फोटोज़ को, पिक्चर्स को, और कितनी डिमांड होती है फिर नई टेक्नोलॉजी की? जी ऐसा ही है, अभी तो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा लाइक जो है ना वो उनको आइडिया होता है कि जी हमें ये लेंस चाहिए, ये कैमरा चाहिए जिससे आपने हमारी शूट्स करनी है। हाँ जी, क्योंकि अभी पहले तो क्लाइंट को ये नहीं होता था कि वो कहते थे बस ठीक है जी फ़ोटो आई हैं बस नॉर्मल आप फोटोशॉप कर लेते थे। अभी हाँ जी, अभी ये है कि आपको प्रॉपर लाइक हमारे पास जो गैजेट होता है हम उनको डिटेल देती हैं, वीडियोग्राफी पे ये यूज़ हो रहे हैं, फोटोग्राफी में ये यूज़ हो रहे हैं कैमरास, लाइक डिफरेंट हम हर बंदे की अपनी एक ब्रांड को वो यूज़ करते हैं। तो हमारा भी ऐसे ही है, तो वीडियो पे कैमराज और ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे आप कह रही हैं कि लाइक वेडिंग्स का, तो उसमें लो लेंस अभी जो चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है। और जैसे आजकल एस्थेटिक वाइब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लो लाइट हो गया। और अभी जो लाइक इस न्यू सीज़न में ना वो एक ओल्ड वेडिंग जो था थीम वो भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सही। अच्छा फैजान, हमें लास्टली ये बता दें उन तमाम यंगस्टर्स को आपका क्या मशवरा है, क्या सजेशन है जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है, जिस तरह से इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है या फिर उन्हें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है? गाइड इसमें यह है कि आप लाइक प्रैक्टिकली किसी चैनल के साथ आप कोलैब कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आप उस पर सीख के ना और फिर अपनी कोई प्रोडक्शन पे जाएं तो वो ज़्यादा आई थिंक सो मैटर करता है, क्योंकि आपके पास स्किल्स भी आप एक सीखे हुए प्रोफेशनल इदारे से कहीं पे जाते हैं तो वो आपको ना ज़्यादा ऑडियंस उस तरीके से पसंद करती है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल फील्ड में काम और होता है, लोकल मार्केट में वेडिंग्स में और तरह से काम। और एक और चीज़ लास्टली बता दें, एक इवेंट को कवर करने के कितने प्राइस होते हैं, कितना कॉस्टली होता है ये? क्योंकि अगर कोई देख रहा है आपको और वो चाहता है कि आप उसका वेडिंग शूट करें, तो एक वेडिंग शूट के लिए अब आवाम को पता होना चाहिए कि भाई इतनी अमाउंट हो तो वेडिंग शूट हो सकता है। हमारे तो वैसे बेसिकली जो पैकेज जो बेसिक पैकेज हैं और 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं उसमें हमारे प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, जिसमें यह है कि हमें सपोज़ कि हम किसी क्लाइंट को निकाह का इवेंट कर रहे हैं तो हम उनसे 50,000 चार्ज कर रहे हैं, 60 चार्ज कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे प्रॉपर एक टीम है, लाइक उसमें प्रॉपर एक टीम है। आपको पता है कि ऑन द स्पॉट जो हमारे साथ पर मंथ पे हायर होती है टीम, उनको भी चार्जेस दे रहे होते हैं, एडिटर्स को जाते हैं एल्बम प्रिंटिंग पे, तो एक सारा जो एंड पे कंक्लूजन होती है वो हमें समझ लें कि 20-25% ही होता है। सही, ज़बरदस्त। चले हमारे लिए भी थोड़ा डिस्काउंट रखिएगा, हम दुआ करते हैं हमारी भी शादी बहुत शुक्रिया फैजान आपके वक्त का। और वाकई जी बहुत अच्छी डिस्कशन रही और वाकई अब आजकल हम देख रहे हैं बहुत रुझान वेडिंग शूट्स का और बड़ी चर्चा होती है, सोशल मीडिया पे पता चलता है फलां बंदे की शादी हो गई या फलां की हो गई, वो हमें पिक्चर्स और फोटो शूट से ही पता चल रहा होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त काम है और अगर नौजवान नस्ल बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आना चाह रही है तो अपने स्किल्स को बेहतर करे और नाम बनाए। आज के मेरे ख्याल से प्रोग्राम से इजाज़त देते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।